हमारा मेन कैरेक्टर आरएमसी एक थर्ड लेवल का वेब नॉवेल आर्टिस्ट था, जिसको अपनी कहानियों से कुछ खास सक्सेस नहीं मिल रहा था। इसी प्रेशर में आकर वह काम को इतना सिर पर चढ़ा लेता है कि बीमार होकर मर जाता है। अचानक वह खुद को नर्क में पाता है, जहां उसकी मुलाकात यमराज से होती है। इससे पहले कि आरएमसी कुछ बोल सके, नर्क का राजा उसे बताता है कि वह एक लकी आदमी है, क्योंकि उसकी एंट्री एक यूनिक नंबर के साथ हुई है और इसके रिवॉर्ड के तौर पर आरएमसी को एक विश मांगने का चांस दिया जाता है। लेकिन एक शर्त है कि वह भगवान बनने की विश नहीं मांग सकता, जो कि ऑब्वियस है। आरएमसी ये विश करता है कि उसे किसी नॉवेल की दुनिया में दोबारा जन्म लेने का मौका दिया जाए। नर्क का राजा इसे मान लेता है और उससे पूछता है कि वह कौन से स्पेसिफिक नॉवेल में जाना चाहता है, सिवाय उसके खुद के लिखे नॉवेल्स के। वह सोचता है कि ऐसा कौन सा नॉवेल है जिसका प्लॉट उसे याद हो, और वह एक ऐसा नॉवेल चुनता है जिसका नाम काफी चीप सा है, मैं हंटर स्कूल का सबसे नालायक स्टूडेंट बन गया। राजा फिर उसे 2 और रिवॉर्ड्स देता है। उसका पहला रिवॉर्ड ये है कि उसे कहानी शुरू होने से 2 साल पहले भेजा जाए, और दूसरा रिवॉर्ड ये कि वह किसी सेलिब्रिटी जैसा हैंडसम हो जाए ताकि वह लड़कियों को अट्रैक्ट कर सके और वह आखिरकार लड़कियों के साथ मजे कर सके। उस नॉवेल में आरएमसी को एक पुरानी बॉडी मिलती है कैंग शिन ह्यूक की, जो क्लियरली एक निकम्मा आदमी है। उसने अपना एबिलिटी टेस्ट फेल कर दिया था, जिसकी वजह से उसे एक नॉर्मल स्कूल में जाना पड़ा, जब तक एक नया रूल नहीं बना जिसके अकॉर्डिंग उसे दोबारा टेस्ट देना था। और अपने स्किल्स को परफेक्ट करके वह सेकंड चांस में एक हंटर के रूप में अवेकन हो जाता है। आरएमसी को रियलाइज होता है कि उसकी दूसरी जिंदगी पहली से भी खराब होने वाली है, क्योंकि उसे स्टोरी के हीरो की बॉडी में नहीं भेजा गया। उन धुंधली सी यादों की वजह से उसे याद आता है कि कैंग शिन ह्यूक कैसा कैरेक्टर है। वह उस क्लास का होमरूम टीचर है जो हीरो की साथ वाली क्लास में सोर्ड्समैनशिप पढ़ाता है। आरएमसी आखिरकार अपनी आंखें खोलता है। दोबारा जन्म लेने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि वह सचमुच कैंग शिन ह्यूक की बॉडी में है। उसे चेस गिल्ड के फाइनेंस टीम से एक कॉल आता है, जो उसे उसके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के अग्रीमेंट को कंफर्म करने को कहता है। कस्टमर केयर वाला उसे भरोसा दिलाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वह वापस कॉल कर सकता है। और कॉल के बाद कैंग के बैंक अकाउंट में 38 मिलियन वन का क्रेडिट अलर्ट आता है। उसका टोटल बैलेंस आखिरकार 300 मिलियन वन हो जाता है। कैंग की आंखें यह देखकर चमक उठती हैं और वह शॉक में आ जाता है, और एक निकम्मे कैरेक्टर होने का डिप्रेशन उसके शरीर से तुरंत गायब हो जाता है। वह बेड से कूदकर खिड़की के पास जाता है ताकि वह यह बात पूरी तरह एक्सेप्ट कर सके कि वह अब कैंग शिन ह्यूक है। कैंग की यादों में जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसने देखी थी वह यह थी कि उसे काफी स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन 300 मिलियन वन के बैलेंस के साथ आरएमसी को लगता है कि उसके हाथ एक बड़ा जैकपॉट लग गया है। अपनी पास्ट लाइफ में वह मुश्किल से जी रहा था, लेकिन अब उसे अपने सपनों का पैसा मिल गया है। भले ही इस दुनिया में मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन वह खुश है कि वह अभी भी मॉडर्न डे साउथ कोरिया में है। साथ ही एक 25 साल का स्पिरिट होने के नाते वह बहुत हैंडसम है और उसकी बॉडी भी कमाल की है। उसके पास वह सब कुछ है जो वह अपनी पास्ट लाइफ में मांगा करता था, पैसा, अच्छी एबिलिटीज, हैंडसम लुक्स, और ऊपर से वह अभी बहुत यंग है। लगता है वह अब एक बी रैंक हंटर है, लेकिन वह उतना अमीर या फेमस नहीं है जितना स्टोरी का हीरो ली जी सियोंग है। फिर भी कैंग को इसकी परवाह नहीं, क्योंकि वह बस एक सिंपल लाइफ जीना चाहता है। एक शॉकिंग ट्विस्ट में ये पता चलता है कि नॉवेल में 2 हीरो हैं। असली हीरो है किम दो ह्योन, लेकिन ली जी सियोंग बाद में किम के शरीर में जन्म लेता है। ली जी सियोंग फिर अपने प्लॉट के नॉलेज का फायदा उठाता है और वह उन पावर पॉइंट्स और जगहों को ढूंढता है जो असली हीरो के लिए यूजफुल होते हैं। इसके अलावा उसने अपना पैसा यूज करके ढेर सारे एलिक्सर्स खरीदे, क्योंकि उन्हें हासिल करना उसके लिए आसान था। इन सब से वह आखिरकार किम के टैलेंट लेवल तक पहुंच गया। लेकिन आरएमसी का रास्ता काफी अलग है, क्योंकि वह कैंग के शरीर में आया है। आरएमसी डिसाइड करता है कि उसे स्टोरी के दोनों हीरोज से कम्पीट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसका लेवल पहले ही उनसे काफी नीचे है। वह सिर्फ हीरो बनना चाहता था ताकि वह एक अच्छी लाइफ जी सके, लेकिन अब वह कैंग के पास जो कुछ है उससे ही खुश है। फिर भी एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया में तबाही फैल जाएगी। असली स्टोरी में किम और ली ने एक साथ मिलकर मॉन्स्टर्स से लड़ाई की थी ताकि दुनिया को बचा सकें। अब जबकि वह स्टोरी का पार्ट है, कैंग सोचता है कि क्या यह दोनों फिर से यह कर पाएंगे, क्योंकि वह इस दुनिया की आखिरी होप बनेंगे। इसी दौरान कैंग को फर्स्ट हंटर स्कूल से एक टेक्स्ट मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि उसे सोर्ड्समैनशिप इंस्ट्रक्टर के तौर पर चुना गया है। टेक्स्ट देखने के बाद कैंग डिसाइड करता है कि वह बस ओरिजिनल स्टोरी को फॉलो करेगा जब तक दुनिया पूरी तरह से केओस में नहीं चली जाती। स्कूल में अपना काम शुरू करने से पहले आरएमसी पुराने कैंग शिन ह्यूक के बारे में जानने का समय निकालता है। उसे पता चलता है कि कैंग की सोशल लाइफ भी उसकी पास्ट लाइफ की तरह ही बेकार थी। उसके फोन में बस 12 कॉन्टैक्ट्स हैं और ऐसा लगता है जैसे उसने जानबूझकर दुनिया से मुंह मोड़ लिया हो। पिछली लाइफ में आरएमसी को उन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था जो दूसरों के लिए एक्साइटिंग होती थी, जैसे शादी या बच्चे। वह हमेशा कहता था कि उसे अकेला रहना पसंद है, और यह बात कि वह वेब नॉवेल से शादीशुदा था, लगता है उसने खुद से सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, क्योंकि वह एक 3rd रेटेड वेब नॉवेल आर्टिस्ट था। लेकिन अब अपनी करंट लाइफ में वह अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करना चाहता है। थोड़ी देर बाद वह उस स्कूल में रिपोर्ट करता है जहां उसे इंस्ट्रक्टर बनाया गया है। वह ऑफिस में एंटर होता है और पहले बंदे से जो उसे मिलता है एक्साइटेड होकर अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन वह स्पिरिट उसे ऐसे घूरता है जैसे वह कोई भूत हो। कैंग एम्बैरेसमेंट से मरने वाला होता है। फिर वह आदमी उठकर उसका स्वागत करता है। वह अपना नाम पार्क योन सुक बताता है। पार्क उसे कहता है कि वे दोनों एक साथ बैठेंगे, और कैंग एक बड़ी स्माइल के साथ कहता है कि वह पार्क के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड
एक्साइटेड है। तभी दो लड़कियां सीन पर आती हैं और कैंग के हैंडसम लुक्स की तारीफ करना शुरू कर देती हैं। कैंग ब्लश करता है, लेकिन यह बात उसके लिए शॉकिंग नहीं थी क्योंकि उसने अपनी एक विश हैंडसम फेस के लिए यूज की थी। वे उससे पूछती हैं कि क्या वह पहले किसी गिल्ड में था और वह बताता है कि उसने हाल ही में चेस गिल्ड छोड़ी है। लड़कियां ये सुनकर और भी एक्साइटेड हो जाती हैं क्योंकि चेस गिल्ड एक बहुत जानी मानी गिल्ड है। लड़कियां उसकी तारीफ करती रहती हैं जब तक एक ग्रीन बालों वाला आदमी जुंग हेयोन सीन पर आता है। वह बताता है कि वह सेकंड ईयर स्टूडेंट्स को स्पीयरमैनशिप सिखाता है। वह ये भी बताता है कि वह हवारंग गिल्ड में था और 6th हंटर स्कूल का ग्रेजुएट है। जुंग फिर कांग से पूछता है कि वह कौन से हंटर स्कूल से है क्योंकि वह काफी पॉपुलर लगता है। एक बड़ी स्माइल के साथ कैंग बताता है कि वह किसी हंटर स्कूल से ग्रेजुएट नहीं है। जैसे ही वह ये कहता है, सबके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं और एक लड़की पूछती है कि बिना हंटर स्कूल से ग्रेजुएट किए वह हंटर कैसे बन गया। वह सोचती है कि शायद उसने अब्रॉड स्टडी किया हो, लेकिन कैंग उन्हें बताता है कि वह कोरियन ही है और वह उन्हें याद दिलाता है कि कुछ हंटर्स ऐसे भी होते हैं जो हंटर स्कूल से ग्रेजुएट नहीं होते। ये बात सबके अच्छे मूड को पूरी तरह खराब कर देती है और जुंग पलटकर चला जाता है, कहता है कि कैंग सिर्फ टाइम वेस्ट है। लड़कियां भी उसके पीछे चली जाती हैं और बात करती हैं कि वे कैंग से मिलने के लिए एक्साइटेड थीं क्योंकि वह चेस गिल्ड से था, लेकिन अब उन्हें यह जानकर घिन आती है कि वह किसी हंटर स्कूल से ग्रेजुएटेड नहीं है। इस सबसे कैंग बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है और यह उसके सिस्टम को ट्रिगर करता है, जिससे उस बॉडी के पुराने ओनर की और यादें लोड होती हैं। उसे पता चलता है कि एक हंटर फैक्टर टेस्ट किट होता है और ये हंटर एबिलिटी चेक करने का सबसे एक्यूरेट मेथड है, लेकिन ये काफी एक्सपेंसिव होता है। उस ऑर्फेनेज में जहाँ कैंग बड़ा हुआ, वहाँ के डायरेक्टर ने इस किट के लिए पैसा चुराया था, लेकिन बाद में वो पकड़ा गया। तब कैंग का टेस्ट हुआ और पता चला कि उसमें हंटर बनने की एबिलिटी है, लेकिन तब तक वह रेगुलर स्कूल से ग्रेजुएट हो चुका था, जिससे उसे हंटर स्कूल वाली एजुकेशन नहीं मिल सकी। इस वजह से दोनों टाइप के लोगों के बीच प्रॉब्लम शुरू हो गई, लेकिन इसके खिलाफ प्रोटेस्ट्स हुए जिसमें एंटी नॉन हंटर डिस्क्रिमिनेशन एक्ट की मांग की गई। काफी प्रेशर के बाद यह बिल पास हो गया और नॉन हंटर स्कूल से ग्रेजुएट लोगों को जॉब्स मिलने लगी, लेकिन इससे दोनों टाइप्स के लोगों के बीच नफरत और बढ़ गई। इसी वजह से नॉन हंटर स्कूल वालों के लिए यह अच्छा नहीं है कि वे हंटर स्कूल ग्रेजुएट्स के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील करें। कांग को यकीन नहीं होता कि उसे इतनी इंपॉर्टेंट बात अब जाकर पता चली जब वह पहले ही इतनी बड़ी मिस्टेक कर चुका है। पार्क उसे शांत होने को कहता है क्योंकि वह समझता है कि यह उसका पहला दिन है और चीजें पहले दिन से ही टेंस हो चुकी हैं। कैंग पार्क को भरोसा दिलाता है कि उसे उनके बिहेवियर से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वह उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझता है। कैंग को लगता है कि उसे स्कूल में स्पेशल रिकमेंडेशन की वजह से रखा गया है, लेकिन पार्क उसे बताता है कि उसने अपॉइंटमेंट एग्जाम पास किया था और उसे कंपनी की तरफ से खुद बुलाया गया था। पार्क कहता है कि शायद बाकी टीचर्स ने सिचुएशन को गलत समझा है। जुंग और लड़कियां एक प्राइवेट जगह पे जाते हैं और बात करते हैं कि स्कूल ने स्पेशल ट्रीटमेंट देकर कैंग को हायर करके गलती की है। जुंग को लगता है कि कैंग में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को सोर्ट्समैनशिप सिखाने के लिए स्किल्स की कमी है। फिर भी जुंग को यकीन है कि स्कूल ने जरूर किसी खास वजह से कैंग को फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए अपॉइंट किया होगा। तीनों ये फिगर आउट करते हैं कि कैंग एक ऑर्फनेज से है क्योंकि उसने हंटर स्कूल अटेंड नहीं किया। वे मान लेते हैं कि वह हैंडसम है, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई खास टैलेंट नहीं है। एक लड़की प्लान बनाती है कि वह फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को बोलेगी कि वे अलग से एक सोर्ट्समैनशिप ट्यूटर ढूंढें, क्योंकि कैंग के पास कोई स्पेशल स्किल्स नहीं है। तभी कैंग अचानक से उनकी बातों के बीच में वहां आ जाता है। कैंग उस ऑकवर्ड सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करता है, बताता है कि उसे स्कूल में स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला, लेकिन जुंग को कैंग से दोस्ती करने का कोई शौक नहीं है। वह कैंग से कहता है कि उसे इस बात की ज्यादा चिंता है कि कैंग हंटर स्कूल से नहीं पढ़ा। जुंग चला जाता है। कैंग से कहता है कि वह अपने काम से काम रखे और अपनी हद में ही रहे, और साथ ही यह भी कहता है कि वह जनरल सब्जेक्ट टीचर से दोस्ती कर सकता है। तभी एक लड़की उसे याद दिलाती है कि कैंग एक बी रैंक हंटर है, लेकिन जुंग को लगता है कि कैंग ने यह रैंक हासिल करने के लिए भी कोई चाल चली है। जुंग फिर सजेस्ट करता है कि अगर कैंग को उनका बिहेवियर पसंद नहीं तो वे ऑनर फाइट कर लें। जुंग अपनी एबिलिटीज पर कॉन्फिडेंट है क्योंकि वह जल्दी ही ए रैंक हंटर बनने वाला है। कैंग को आखिरकार समझ आ जाता है कि इस बॉडी के पुराने ओनर को दूसरे लोग पसंद क्यों नहीं करते थे और वह क्यों किसी से बात नहीं कर पाता था। वह भी अपनी पास्ट लाइफ में एक फेलियर ही था और उसे लगता है कि वे दोनों ही अनलकी कैरेक्टर्स थे। लेकिन कैंग अब एक लूजर की तरह जीने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और वह जुंग से कहता है कि वह फाइट के लिए रेडी है। जुंग ये सुनकर हंसता है और उसे लगता है कि कैंग इसलिए फाइट एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि उसकी इज्जत खराब हुई है और लड़कियों के वहां होने की वजह से भी। जुंग फिर डिसाइड करता है कि वह कैंग को पीछे हटने का एक और चांस देगा, लेकिन कैंग जोर देता है कि वह जुंग से हर हाल में फाइट करना चाहता है। कैंग कहता है कि वह साइड पर खड़ा होकर जुंग को अपने रेगुलर स्कूल के बारे में बकवास करने नहीं देगा। कैंग बात को आगे बढ़ाता है और कहता है कि जुंग ए रैंक हंटर बनने के बाद भी इस फाइट को एक्सेप्ट कर सकता है। जुंग हॉरर मूवी के विलन जैसी स्माइल के साथ कैंग को याद दिलाता है कि वह फाइट में लगने वाली किसी भी चोट का जिम्मेदार खुद होगा। कैंग उसे चुप करा देता है, कहता है कि वह इतना कमजोर नहीं है और साथ ही सजेस्ट करता है कि वे एक हफ्ते बाद स्पीयर ट्रेनिंग ग्राउंड पर फाइट करें। कैंग फिर उन दो लड़कियों की तरफ इशारा करता है, कहता है कि वे इस फाइट की विटनेसेस होंगी। जुंग सोचता है कि कैंग इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, लेकिन वह कैंग से कहता है कि वह अभी से नई जॉब ढूंढना शुरू कर दे, क्योंकि इस फाइट के बाद वह अपनी करंट जॉब जरूर खो देगा। उसी दिन कैंग अपने क्लासरूम में जाता है, जहां स्टूडेंट्स उसके हैंडसम लुक्स देखकर दंग रह जाते हैं। कैंग शुरू में चिंता में था कि वह स्टूडेंट्स को कैसे सिखाएगा, लेकिन जैसे ही उसने तलवार पकड़ी, तुरंत ही बॉडी के पुराने ओनर की यादें उसके माइंड में आ गईं। इससे वह इजीली स्टूडेंट्स को तलवार चलाना सिखाता है। सुबह को सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शाम तक स्कूल का एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया क्योंकि उनकी फाइट की न्यूज पूरे स्कूल में फैल गई।
कैंग के स्टूडेंट्स उसे अभी से ही मरा हुआ समझते हैं क्योंकि वह एक महान स्पीयर इंस्ट्रक्टर के साथ लड़ने वाला है। कैंग जानता है कि यह न्यूज लड़कियों ने ही फैलाई है क्योंकि वे कॉन्फिडेंट हैं कि जुंग ही फाइट जीतेगा। कैंग के स्टूडेंट्स उससे पूछते हैं कि क्या वह फाइट जीत पाएगा, लेकिन वह उन्हें कहता है कि वे इस न्यूज से बिल्कुल भी न डरें और उसे बस उनकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए। कैंग अपने स्टूडेंट्स के सामने कॉन्फिडेंट बनकर दिखाता है और उन्हें कहता है कि वे क्लास पर फोकस करें क्योंकि एक वीक में सबको फाइट का रिजल्ट मिल जाएगा। कैंग ने ऐसा इसलिए किया ताकि उसके स्टूडेंट्स में भी कॉन्फिडेंस आए। स्कूल के बाद कैंग एक बस लेता है जो सिटी के एक स्पेसिफिक एरिया की तरफ जाती है। वह अपनी किस्मत बदलने का प्लान बना रहा है और इसके लिए वह उस जगह जा रहा है जहां स्टोरी के हीरो को कुछ ऐसा मिला था जो उसकी एबिलिटी को बूस्ट करता था। कैंग एक केव में जाता है यह सोचते हुए कि उसे वह सीक्रेट ढूंढना है जिससे वह दुनिया बचाने वाला हीरो नहीं बल्कि इतना स्ट्रांग बन जाए कि जुंग से बस फाइट जीत सके। इसी दौरान उसे एक पोर्टल मिलता है जहां इंटरनल कल्टीवेशन मेथड छिपा हुआ है। बिना झिझक के वह पोर्टल में एंटर हो जाता है और खुद को एक बर्फीले जंगल में पाता है। कैंग यह देखकर दंग रह जाता है क्योंकि उसे कभी नहीं पता था कि ऐसी जगह भी एग्जिस्ट करती है। कैंग इस सीनरी की सुंदरता में डूब जाता है। फिर वह खुद को याद दिलाता है कि वह यहाँ किस वजह से आया है। अचानक उसे अपने पीछे एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है और फिर एक स्वॉर्ड स्ट्राइक की आवाज आती है। आखिरी पल में कैंग बर्फीली जमीन पर गिर जाता है स्ट्राइक से बचते हुए ताकि उसकी बॉडी के 2 टुकड़े न हो जाएं। कैंग अभी भी समझने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या हो रहा है जब उसे पीछे से एक बूढ़े की आवाज सुनाई देती है जिसने सफेद कपड़े पहने होते हैं। वह बूढ़ा कैंग की तारीफ करता है क्योंकि वह उसके स्ट्राइक से बच गया और कहता है कि वह कोई आम आदमी नहीं है। इससे पहले कि कैंग कुछ समझ पाता, एक तलवार उसकी गर्दन पर होती है और बूढ़ा पूछता है कि वह किस सेक्ट से है और इस बर्फीले जंगल में क्या कर रहा है। कैंग शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि बूढ़ा उससे चाइनीज में बात कर रहा है, लेकिन किसी वजह से वह उसकी बात समझ पा रहा है। उसे लगता है कि इस बॉडी के पहले वाले ओनर को चाइनीज आती थी। कैंग धीरे से अपना हाथ उठाता है और बूढ़े को बताता है कि वह साउथ कोरिया के हंटर एकेडमी में टीचर है और उसने एक पोर्टल से इस हिडन लोकेशन में एंट्री की है। बूढ़े को कैंग के शब्दों पर बहुत कंफ्यूजन होती है और उसे लगता है कि कैंग का दिमाग ठीक नहीं है। कैंग पोर्टल की तरफ इशारा करता है, लेकिन किसी वजह से बूढ़ा उस पोर्टल को देख नहीं पाता। बूढ़ा बताता है कि वह इस जगह में काफी समय से कैद है और उसने 30 साल बाद गिनती बंद कर दी थी। कैंग को भी लगता है कि वह शख्स उससे झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर वह उससे पूछता है कि क्या वह चो यूरी युंग है। बूढ़ा इस बात को कंफर्म करता है और कैंग से पूछता है कि उसे यह कैसे पता। असल में कैंग को यह इसलिए पता है क्योंकि चो ने ही वह कल्टीवेशन मेथड बनाया था जो स्टोरी के हीरो को मिला था। लेकिन कैंग बूढ़े को देखकर सरप्राइज्ड है क्योंकि योंग उसे अपने समय में नहीं मिला था। जब हीरो को मार्शल आर्ट्स की किताब मिली थी तब उसमें लिखा था कि चो पहले ही इमोर्टैलिटी तक पहुंच चुका था, शायद इसलिए वह उससे नहीं मिला। कैंग को याद आता है कि उसने नॉवेल शुरू होने से 2 साल पहले भेजने की विश की थी और लगता है यह चो के इमोर्टैलिटी तक पहुंचने से पहले का टाइम है। चूंकि कैंग ऑब्वियसली ये नहीं कह सकता कि उसने ये किताब में पढ़ा, इसलिए वह बूढ़े से कहता है कि उसने ये कहानी बहुत पहले सुनी थी। चो उससे वह कहानी सुनाने को कहता है और कैंग आसान शब्दों में उसे सब बताता है। कहता है कि चो एक हीरो था जिसने एक भयानक ड्रैगन को हरा दिया था। चो ये सुनकर खुश होता है जब उसे पता चलता है कि किसी ने उसकी लड़ाई देखी थी, लेकिन कैंग खुश है कि चो ने उसकी बात पर यकीन किया क्योंकि उसने बस नॉवेल में देखी हुई चीजों को बताया था। तभी कैंग अपना सिर झुकाता है और चो से असली स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाने की रिक्वेस्ट करता है। चो शॉक्ड होता है कि कैंग अचानक उससे गाइडेंस मांग रहा है, लेकिन वह इस रिक्वेस्ट को ठुकरा देता है। वह कैंग से कहता है कि वह उसकी जान बख्श देगा, लेकिन उसे जल्दी से यहाँ से निकल जाने को कहता है। बूढ़ा चलने के लिए मुड़ता है, लेकिन कैंग हार मानने को तैयार नहीं है। वह चो से कहता है कि एक स्पीयरमैन के साथ उसकी फाइट होने वाली है। कैंग बात शुरू करता है कि कैसे सब लोग स्वॉर्ड्स को कम समझते हैं जबकि स्पीयर्स की एबिलिटी की वजह से बहुत तारीफ होती है। कैंग मानता है कि वह अपने ओपोनेंट को हरा नहीं सकता, इसलिए वह इस अनजान जगह पर जवाब ढूंढने आया था, लेकिन चूंकि बूढ़ा उसकी मदद करने को तैयार नहीं है, कैंग कहता है कि वह स्पीयर वाले बंदे के पास वापस जाएगा और उससे माफी मांगेगा, यह मानते हुए कि स्पीयर ही बेहतर हथियार है। चो यह सुनकर चुप नहीं रह सकता कि कैंग उसकी तलवार को बुरा कह रहा है और वह थोड़ी मदद करने का फैसला करता है। कैंग खुश है कि उसकी ट्रिक काम कर गई क्योंकि बूढ़ा क्लियरली अपने स्वॉर्ड स्किल्स पर घमंड करता है। चो अपनी उंगली कैंग की तरफ करता है और उसकी बॉडी में कोई शक्ति ट्रांसफर करता है जिससे कैंग को शदीद दर्द फील होता है। चो बताता है कि उसने अभी कैंग के मेरिडियंस में वाइटल यांग एनर्जी डाली है। वह उसे भरोसा दिलाता है कि 4 दिन में उसका डांटियन खुल जाएगा और 6 दिन में उसे अपने अंदर चेंजेस फील होने लगेंगे। चो कैंग से कहता है कि इस छोटी सी मदद से उसे अब किसी से पिटने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। चो फिर कैंग से कहता है कि वह फाइट जीतने के बाद वापस आ सकता है। चो चाहता है कि दुनिया को पता चले कि तलवार अभी भी सबसे बड़ा हथियार है। एक हफ्ते बाद कैंग और जंग स्पीयर ट्रेनिंग ग्राउंड पर अपनी फाइट के लिए मिलते हैं। हॉल में और भी टीचर्स ऑडियंस के रूप में वहां बैठे होते हैं। जैसे कि उम्मीद थी, जुंग कैंग का मजाक उड़ाता है, कहता है कि वह पिटने के लिए तैयार रहे। जुंग कैंग को अंडर एस्टिमेट करता है और उससे कहता है कि वह पहला मूव कर सकता है। कैंग इस ऑफर को ठुकरा नहीं सकता क्योंकि उसे अभी भी नहीं पता कि वह जुंग के खिलाफ जीतने के लिए काफी स्ट्रांग है या नहीं। कैंग जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार था और वह पूरे डिटर्मिनेशन के साथ हवा में कूदता है। कैंग जुंग पर एक वार करता है और शॉकिंग बात यह है कि कैंग का एक ही वार जुंग के कपड़े फाड़ देता है और उसके पास सिर्फ उसका अंडरवेयर ही रह जाता है। वहां मौजूद सब लोग जुंग को इस हाल में देखकर शॉक हो जाते हैं। जुंग जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कैंग खुद भी यह देखकर शॉक में है।
और रेफरी उसे विनर घोषित करता है। रेफरी फिर एम्बुलेंस बुलाता है क्योंकि जुंग अपने होश पूरी तरह खो बैठा है। कैंग वहीं शॉक में खड़ा रह जाता है। वह सोचता है कि बूढ़े चो ने उसके साथ क्या कर दिया। कैंग अभी भी सोच में डूबा है जब पार्क दौड़ता हुआ उसके पास आता है और उसकी हालत चेक करता है। पार्क कैंग से कहता है कि वह उसके एक ही वार से जुंग को हरा देने के तरीके से काफी इम्प्रेस्ड है। कैंग बताता है कि वह अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए पार्क और बाकी स्टाफ को खाना खिलाने का प्लान बना रहा है। वे लड़कियां ट्रेनिंग ग्राउंड से निकलती हैं, बिल्कुल अपसेट और गुस्से में, क्योंकि जुंग कैंग से हार गया। उस रात कैंग और बाकी स्टाफ डिनर पर बहुत एंजॉय करते हैं। वे काफी ज्यादा ड्रिंक करते हैं, लेकिन जब कैंग घर पहुंचता है तो उसका शरीर एक सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरता है। यह सब बूढ़े चो के उसके शरीर में किए गए काम की वजह से होता है। कैंग शॉक में जागता है जब उसे रियलाइज होता है कि जो भी बूढ़े ने उसके साथ किया वह काफी शॉकिंग है। इस वजह से उसके पास वापस उस हिडन वर्ल्ड में जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। कैंग चो का थैंक्स करने का भी प्लान बनाता है उसकी मदद के लिए। कैंग ठंडी बर्फीली जमीन से गुजरता है, सोचता है कि क्या सच में चो पोर्टल से बाहर नहीं निकल सकता जैसा उसने कहा था। उसे चो वहां मेडिटेशन करते हुए मिलता है और वह कैंग से पूछता है कि क्या उसने स्पीयर वाले को हरा दिया। कैंग बताता है कि उसने एक ही वार में उसे हरा दिया और चो कहता है कि स्पीयर वाला काफी वीक था। लेकिन कैंग इस बात से अग्री नहीं करता और कहता है कि उसे कुछ चीजों के बारे में क्लैरिफिकेशन चाहिए, इसलिए वह उससे मिलने आया। कैंग चो से पूछता है कि उसने उसके साथ क्या किया। चो जवाब देता है कि उसने सिर्फ उसका डांटियन खोला ताकि वह किसी से पिट न सके। वह कैंग से पूछता है कि वह कब से मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा है। चो कैंग में ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है और उसे आगे बुलाकर उसकी कहानी सुनना चाहता है। कैंग को आखिरकार समझ आता है कि वह मार्शल आर्ट्स की वजह से इतना स्ट्रांग हो गया। फिर वह बूढ़े से कहता है कि उसे मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता। चो यह सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि कैंग के शरीर में पहले से ही थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी थी जो अपने आप कलेक्ट हो गई थी क्योंकि कैंग अक्सर तलवार चलाता था। कैंग जानता है कि मार्शल आर्ट्स नॉवेल्स में इंटरनल एनर्जी मार्शल आर्ट्स की वजह से कलेक्ट होती है, लेकिन हंटर्स का सिस्टम काफी डिफरेंट है। कैंग फिर चो से पूछता है कि क्या उसे पता है कि पोर्टल में आने से पहले वह किस देश से था। चीचो जवाब देता है कि उसका देश मिंग था और यह सुनते ही कैंग समझ जाता है कि चो को इस दुनिया के बारे में कुछ क्यों नहीं पता, क्योंकि वह एक बिल्कुल अलग दुनिया से आया था। कैंग फिर चो से कहता है कि जो दुनिया वह जानता था वह अब नहीं रही, क्योंकि बाहर मार्शल आर्ट्स बिल्कुल खत्म हो चुका है। चो यह सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कैंग बात आगे बढ़ाता है, कहता है कि एक नया पावर सिस्टम बन गया है जिसकी वजह से मार्शल आर्ट्स धीरे धीरे गायब हो गया। कैंग उसे यह बताने की बजाय कि वह दूसरी दुनिया से आया है, यह बताता है कि जिस दुनिया को वह जानता था वह अब बदल चुकी है। चो हमेशा की तरह कैंग की बात पर यकीन करता है और बताता है कि उसने समय का हिसाब रखना छोड़ दिया क्योंकि वह पोर्टल में इतने लंबे समय से था। कैंग फिर बूढ़े से पूछता है कि क्या उसे भूख लगी है क्योंकि वह उसके लिए खाना लाया है। वह चो को एक स्वीट रैप देता है और चो उस स्वीट रैप को खाकर परफेक्ट एक्सप्रेशंस देता है। चो बताता है कि उसके जमाने में लोग स्मॉल पॉक्स से बचने के लिए जिनसेंग खाते थे। कैंग फिर अपने बॉक्स में हाथ डालता है और बूढ़े के लिए एक चॉकलेट बार निकालता है। वह उसे भरोसा दिलाता है कि यह ठंड से बचने के लिए काम आएगा और चेओ उसे टेस्ट करने का डिसाइड करता है। वह चॉकलेट बार का एक पीस काटता है और ये टेस्ट उसे पहले की तरह एक गहरी सोच में ले जाता है। चो चॉकलेट बार को इतना एंजॉय करता है कि वह कैंग से और मांगता है। देखते ही देखते चो कैंग का लाया हुआ सारा जंक फूड खा जाता है और वह मानता है कि बाहर का खाना बहुत टेस्टी है। कैंग फिर उससे पूछता है कि जब यहाँ न तो फ्रूट्स हैं और न ही शिकार के लिए कोई जानवर, तो वह अपनी भूख कैसे मिटाता है। चो फिर एक शॉकिंग बात बताता है। वह कहता है कि जब से वह इस हिडन रेल्म में आया उसे भूख का एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि उसे अच्छे से सरवाइव करने के लिए सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी जरूरत होती है। कैंग रियलाइज करता है कि वह एक हाई लेवल मार्शल आर्टिस्ट के सामने है और सोचता है कि बस वह किसी तरह घर भाग जाए। जब चो कंफर्म करता है कि मार्शल आर्ट्स बाहर की दुनिया से खत्म हो चुका है और मार्शल आर्टिस्ट की जगह हंटर्स ने ले ली है, तो वह बताता है कि वह इमॉर्टैलिटी यानी हमेशा जीने तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहा था। चूंकि बाहर मार्शल आर्ट्स नहीं है, चो कहता है कि कैंग अकेला ही मार्शल आर्टिस्ट है। चो जानता है कि कैंग ने असली शक्ति को महसूस किया है और वह उससे पूछता है कि वह इस पावर का क्या करेगा। कैंग इधर उधर की बातें करता है, कहता है कि वह बस नॉर्मली और खुशी से जीना चाहता है। चो यह सुनकर शॉक्ड भी होता है और इम्प्रेस्ड भी, और आखिरकार वह कैंग से उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन मांगता है। चो महसूस करता है कि कैंग में कोई लालच नहीं है और वह एक टीचर भी है। इन सब अच्छी क्वालिटीज की वजह से चो कैंग से कहता है कि वह उसे अपना स्टूडेंट बनाने को तैयार है। एक शॉकिंग ट्विस्ट में कैंग इस ऑफर को साफ मना कर देता है। चो दोबारा पूछता है, जैसे उसे यकीन नहीं कि उसने सही सुना या नहीं। कैंग अपने जवाब पर डटा रहता है। वह चो से कहता है कि उसका और ज्यादा स्ट्रांग बनने का कोई इंटेंशन नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ फाइट जीतने के लिए मदद मांगी थी और वह उसे मिल गई। अब वह वापस जाकर नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। और जब वह ये कहता है, चो समझ जाता है कि कैंग झूठ नहीं बोल रहा। चो फिर उससे कहता है कि वह जा सकता है क्योंकि वह अपनी मार्शल आर्ट्स में और अच्छा होने की तैयारी करना चाहता है। कैंग फिर उससे इमॉर्टल रेल्म पहुंचने के प्लान के बारे में पूछता है। चो बताता है कि उसका प्लान मार्शल आर्ट्स के पीक तक पहुंचने का था और वह ये कर चुका है। इसके अलावा वह एक नेकी करके भी वहां पहुंच सकता है और ये भी उसने कैंग की मदद करके कर लिया है। वह कैंग से कहता है कि उसे बस थोड़ी और कल्टीवेशन चाहिए और वह वहां पहुंच जाएगा। चूंकि वह इमॉर्टैलिटी की तरफ जा रहा है, इसलिए उसे दूसरों के लिए कल्टीवेशन टेक्निक्स या मैनुअल्स छोड़ने की कोई जरूरत नहीं लगती। कैंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और चो कहता है कि उसे इसकी कोई जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि बाहर कोई भी मार्शल आर्टिस्ट नहीं है जो इन्हें पढ़ सके। कैंग ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा अचानक ट्विस्ट आएगा, क्योंकि अगर चो अपनी टेक्निक्स और मार्शल आर्ट सीक्रेट्स नहीं छोड़ता तो शांग को ये नहीं मिलेंगे। इससे शांग किम को कैचअप नहीं कर पाएगा और किम के पास खुद को और स्ट्रॉन्ग करने की कोई वजह नहीं होगी। आखिर में पूरी दुनिया तबाही में डूब जाएगी।
कैंग को आखिरकार एहसास होता है कि उसने इस नॉवेल का एक बड़ा प्लॉट चेंज कर दिया, भले ही वह सिर्फ साइड में रहने की कोशिश कर रहा था। कैंग तुरंत बूढ़े की विनती करता है कि वह उसे अपना स्टूडेंट बना ले, कहता है कि उसने पहले अच्छे से सोचा नहीं था। चो शॉक्ड होता है कि कैंग ने इतनी जल्दी अपना डिसीजन बदल दिया और कैंग बताता है कि चो के मार्शल आर्ट्स को वेस्ट करना एक बड़ी बात होगी। कैंग प्लान बनाता है कि वह टेक्निक्स सीखेगा ताकि बाद में आराम से लाइफ एंजॉय कर सके। चो को और कन्विंस करने के लिए कैंग उससे कहता है कि वह उसके लिए ढेर सारा खाना लाएगा। चो फिर कैंग से कहता है कि उसकी ट्रेनिंग पहले से भी ज्यादा मुश्किल होगी और कैंग न चाहते हुए भी कहता है कि वह इसके लिए तैयार है। फाइट के बाद स्कूल में न्यूज वायरल हो गई कि जुंग हार गया और उसके स्पंज बॉब वाले अंडरवेयर को भी सबने देखा। जो लोग पहले से उससे नफरत करते थे उन्होंने ग्रुप चैट में उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। पार्क को जुंग बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वह कैंग के उसे पीटने से बहुत खुश था। कैंग की जीत ने कुछ लोगों को यह भी प्रूव कर दिया कि रेगुलर स्कूल से ग्रेजुएट लोगों में भी टैलेंट होता है। साथ ही सब लोग कैंग के कैरेक्टर से खुश हैं क्योंकि उसने कोई रिवॉर्ड भी नहीं मांगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वह बस भूल गया था। फिर भी कैंग स्कूल के सब लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स से खुश है। उसे लगता है कि वह धीरे धीरे अपनी ड्रीम लाइफ के करीब पहुंच रहा है। चूंकि उसने चो से कहा था कि वह हर वीकेंड ट्रेनिंग के लिए आएगा, कैंग वीक के बाकी दिनों में लाइफ एंजॉय करने का प्लान बनाता है। कैंग अपने क्लासरूम में एंटर होता है और देखता है कि उसके स्टूडेंट सब सीधे खड़े हैं। जैसे ही वह अंदर आता है सब उसे रिस्पेक्ट के तौर पर सैल्यूट करते हैं। स्टूडेंट्स उसे भरोसा दिलाते हैं कि वे उसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग कॉन्फिडेंट रहेंगे। वे बताते हैं कि उन्हें जुंग को हरा देने की पूरी स्टोरी सुनने को मिली है और कैंग पूछता है कि उन्हें यह कैसे पता चला जबकि सिर्फ स्टाफ को फाइट देखने की इजाजत थी। पता लगता है एक स्टूडेंट का बड़ा भाई स्कूल में टीचर है जिसने उन्हें यह स्टोरी सुनाई। कैंग स्माइल करता है और बच्चों से कहता है कि वे अपनी बुक्स खोलें और लेक्चर पर फोकस करें। कैंग अपनी करंट हैप्पी लाइफ से बहुत खुश है और वह इसे पूरी तरह एंजॉय करने का प्लान बनाता है। लंच ब्रेक में कैंग कैफेटेरिया में खाना लेने जाता है। वहाँ सर्विंग अटेंडेंट के साथ सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है क्योंकि कैंग दूसरों से ज्यादा पोर्शंस मांगता है। कैंग अपनी टेबल पर बैठकर खाता है और स्माइल करता है क्योंकि उसकी प्लेट में अलग अलग डिशेस भरी हुई हैं। कैंग अपना खाना एंजॉय कर रहा होता है जब एक लड़की अचानक उसके पास आती है। वह पूछती है कि क्या वह वही कैंग है जो स्कूल में स्पोर्ट्समैनशिप सिखाता है। कैंग कंफर्म करता है, लेकिन उसका ज्यादा ध्यान उस लड़की की प्लेट पर होता है जिसमें ढेर सारा खाना है। वह लड़की कैंग के साथ बैठ जाती है जिससे कैंग को पूछना पड़ता है कि क्या वह उसे जानती है। लड़की स्माइल करती है और कहती है कि कैंग कितना अच्छा एक्टर है। वह उसे चिल होने को कहती है क्योंकि कैफेटेरिया में सीसीटीवी नहीं है। उसके बात करने के तरीके से कैंग समझ जाता है कि वह लड़की उसे जानती है, लेकिन उसे नहीं समझ आता कि वह उसे क्यों नहीं पहचान पा रहा, क्योंकि बॉडी के पुराने ओनर की यादें अक्सर ऐसे लोगों से मिलने पर आ जाती हैं। लड़की आखिरकार रियलाइज कर लेती है कि कैंग सच में क्लूलेस है, तो वह अपना नाम बताती है। वह कहती है कि उसका नाम सोरा है और यह सुनते ही कैंग को लगता है कि यह चेहरा जाना पहचाना सा है। उसे याद आता है कि उसके फोन के कॉन्टैक्ट्स में एक सोरा है। सोरा स्माइल करती है, यह सोचकर कि कैंग को पहले से ही पता था कि वह कौन है। वह बोलती है कि उसका लुक थोड़ा अलग लग सकता है क्योंकि उसने अपना स्टाइल एक स्कूल टीचर दिखने के लिए थोड़ा चेंज किया है क्योंकि वह वहाँ काम कर रही है। ये सब बोलते हुए सोरा बस हंस रही है, जबकि कैंग दूसरी तरफ बस सोच रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। कैंग को याद आता है कि नॉवेल में सोरा आखिर में श्यांग की होमरूम टीचर बन जाती है। वह एक्चुअली इस नॉवेल की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी है क्योंकि वह इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन एंटागनिस्ट की मेंबर है। बेसिकली वह बुक में विलेन है। तभी कैंग के पुराने मेमोरीज एकदम से वापस आने लगते हैं। पता चलता है कि ये एंटागनिस्ट, जिसे अंटास भी कहते हैं, एक एंटी हंटर ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने बहुत से हंटर्स का खात्मा किया था जो उन्हें इंटरनेशनल हंटर अलायंस का दुश्मन बनाता है। लेकिन ये ग्रुप सबसे बहुत छुपकर रहता है। वे अंधेरे में काम करते हैं जिससे उन्हें पकड़ना सचमुच मुश्किल है। सोरा देखती है कि कैंग अभी भी टेंस है और उससे बोलती है कि रिलैक्स करो, यहाँ रूम में कोई सिक्योरिटी नहीं है। कैंग ने ऑब्वियसली स्टोरी को एंड तक पढ़ा था, लेकिन उसे वह पार्ट याद नहीं जहाँ उसका कैरेक्टर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना था। तभी सिस्टम उससे बताता है कि एक साइड स्टोरी अभी अनलॉक हुई है। बेसिकली कैंग अब एक ऐसी स्टोरी में जाने वाला है जो उसे अंटास का असैसिन बनाती है और ये बात कैंग को अंदर तक हिला देती है। उसे याद आता है कि उसके पास कैंग के अंटास में शामिल होने की कोई मेमोरी नहीं है, लेकिन तभी उसे एकदम से समझ आता है कि नॉवेल खत्म हो चुका था और ऑथर ने एक इंटरव्यू में मेंशन किया था कि वह एक साइड स्टोरी पे काम कर रहा था। सिस्टम उससे बताता है कि वह अब साइड स्टोरी की शुरुआत देख सकता है और बिना किसी देर के वह जल्दी से उसे देखता है। पता चलता है कि गिल्ड के शुरुआती दिनों में उसका एक दोस्त था जिसका नाम चांगसू था। चांगसू ने ही ऑर्फनेज डायरेक्टर की रिपोर्ट की थी और कैंग को भी बचाया था। 2 साल पहले दोनों एक मिशन से वापस आ रहे थे जब एक और पोर्टल खुला और उनकी तरफ मॉन्स्टर्स का एक पूरा ग्रुप चला आया। उन्होंने बैकअप मांगा, लेकिन क्योंकि एक और टीम भी एक्सीडेंट में थी, उन्हें वह बैकअप नहीं मिला जो उन्होंने मांगा था। कैंग के लिए चांगसू एक बड़े भाई जैसा था और उसकी फैमिली भी चांगसू ही था, लेकिन चांगसू को कैंग के जीने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ा। चांगसू की डेथ के बाद गिल्ड ने बस एक रिपोर्ट भेजी कि उनके पास मदद करने की कैपेसिटी नहीं थी। उन्होंने क्लेम किया कि सिटी में भी मॉन्स्टर्स आ गए थे, इसलिए उन्हें अपने कुछ हंटर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ा ताकि वे ज्यादा लोगों को बचा सकें। लेकिन कैंग कोई इडियट नहीं था, उसे पता था कि सब कुछ लेवल के बारे में था। वह और चांगसू दोनों रेगुलर स्कूल के ग्रेजुएट्स थे और इस वजह से उन्हें हमेशा साइड में धकेल दिया जाता था। इससे गुस्से में आके कैंग ने ओवरसीज डिप्लॉयमेंट मांगा और उसे चाइना भेज दिया गया। लेकिन 1 साल बाद वह कोरिया वापस आया। जब उसने गिल्ड छोड़ने का सोचना शुरू किया तब सोरा ने उसे अप्रोच किया और सजेस्ट किया कि वह अंटास ज्वाइन करे। बेसिकली ये सब हुआ और पता चलता है कि कैंग की अपनी प्रॉपर बैक स्टोरी है। सोरा के अप्रोच करने के बाद उसने बिना टाइम वेस्ट किए अंटास ज्वाइन कर लिया।
और उसने अपनी इनकम का आधा हिस्सा अंटस को डोनेशन के रूप में भेजना शुरू किया। पता चलता है कि उसने एक बार सोरा को डेट के लिए भी पूछा था, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया और उसने अपसेट होने की बजाय सोरा के साथ दोस्ती कर ली। यह भी पता चलता है कि उसने हंटर स्कूल में इसलिए अप्लाई किया था ताकि वह सोरा के पास रह सके। आरएमसी यकीन नहीं कर पा रहा कि पहला कैंग इतना बेकार था कि उसने सोरा के लिए ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, न कि बदले के लिए। कैंग अभी भी इन मेमोरीज से गुजर रहा है। जब सोरा उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है, अभी भी शौक से कांपते हुए उसने नर्वसली जवाब दिया कि वह ठीक है। कैंग सोचता है अभी ही उसकी लाइफ कुछ बेहतर होने लगी थी, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा कि वह एकदम से एक क्राइम सिंडिकेट का मेंबर बन गया। तब सोरा उससे बोलती है कि वह इम्प्रेस्ड है कि कैंग को इस स्कूल में जॉब मिल गई, क्योंकि यह बहुत मुश्किल काम है। पता चलता है कि कैंग ने असल में एग्जाम पहली बार में ही पास कर लिया, जो दिखाता है कि उसे वह लड़की कितनी पसंद थी। सोरा फिर कैंग से पूछती है कि वह स्कूल में कैसे एडजस्ट कर रहा है, और वह जवाब देता है कि वह इजीली मैनेज कर लेता है। सोरा बोलती है कि उसे थोड़ा बुरा लगा जब उसे पता चला कि कैंग ने उसे बिना बताए स्कूल में जॉब ले ली। कैंग बस इतना बोलता है कि चीजें थोड़ी हेक्टिक थी, इसलिए उसने नहीं बताया। सोरा फिर कैंग से पूछती है कि उसने इस महीने के लिए कोई डोनेशन क्यों नहीं भेजा। ये सुनते ही कैंग को समझ आता है कि वह ऑर्गेनाइजेशन को पैसे भेजता रहेगा तो रिटायरमेंट के बाद उसकी हालत खराब हो जाएगी। सोरा शॉक्ड हो जाती है जब कैंग उससे बोलता है कि अब उसका डोनेशन भेजने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन सोरा गुस्सा नहीं होती क्योंकि कैंग ने पहले ही ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारा पैसा दिया था। और अब कैंग एक टीचर है जो कम कमाता है, तो वे उससे इतनी थोड़ी इनकम में से डोनेशन देने की उम्मीद नहीं कर सकते। सोरा बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशंस देना या न देना अपनी मर्जी होता है, और ये सुनकर आरएमसी यकीन नहीं कर पाता कि कैंग कितना बेकार था। सोरा फिर कैंग से बोलती है कि उसके रैंकिंग्स भी शायद बढ़ गए हैं क्योंकि उसने एक बी रैंक हंटर को हरा दिया था। सोरा कैंग को स्माइल देते हुए बोलती है कि वह चाहती है कि वे दोनों मिलकर दुनिया बदल दें, लेकिन कैंग इसे दुनिया को बर्बाद करने का क्लियर इन्विटेशन समझता है। दूसरे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस के उलट एंटास का रूल है कि सिविलियंस या इनोसेंट लोगों को हाथ नहीं लगाना, और यह भी कि वे हंटर स्कूल के स्टूडेंट्स को तब तक हाथ नहीं लगा सकते जब तक कोई डेस्परेट सिचुएशन न हो। कैंग समझ जाता है कि सोरा का रोल शायद स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइजेशन में एनलिस्ट करने के इर्द गिर्द है, लेकिन यह सब उसे सिर्फ नॉवेल की वजह से पता है। वह सोचता है कि साइड स्टोरी में और भी कोई राज छिपा होगा। कैंग फिर सोरा से उसके मिशन के बारे में पूछता है, और वह लड़की उससे बोलती है कि बस स्कूल लाइफ में एडजस्ट करने पर फोकस करो। वह उसे ये भी कहती है कि यहाँ पर कुछ दोस्त भी बना लो। कैंग फिर उससे और डिटेल्स मांगता है, ये कहते हुए कि वह ज्यादा जानना चाहता है ताकि वह प्लान्स बना सके। सोरा उठकर जाने लगती है और कैंग से बोलती है कि अगर उसे और डिटेल्स चाहिए तो उन्हें रेगुलरली मिलना होगा। वह हर मंथ के आखिरी मंगलवार को मिलने का सजेस्ट करती है। कैंग पूछता है कि उसने मंगलवार ही क्यों चुना, और सोरा बताती है कि मंगलवार को यूजुअली ऑफिस डिनर्स नहीं होते, तो वे तब डिनर कर सकते हैं, और ये कहकर सोरा चली जाती है। वीकेंड तक कैंग अपनी ट्रेनिंग चो के साथ दोबारा शुरू करता है, क्योंकि चो कैंग की ग्रोथ से इम्प्रेस्ड है। उसने एक सीक्रेट मैनुअल लिखने का फैसला किया जो उसकी इनर एनर्जी सर्कुलेशन को मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स के साथ गाइड करेगा। चो कैंग से बोलता है कि उसने उसका डांटियन खोलने में मदद की है, लेकिन उसे मास्टर करना उसके अपने हाथ में है। जो उसे बताता है कि उसे हर रोज अपने पूरे बॉडी में इंटरनल एनर्जी सर्कुलेट करने की प्रैक्टिस करनी होगी ताकि वह इसे अच्छे से समझ सके। कैंग जवाब देने की बजाय मेडिटेशन पर फोकस करता है, और इस वजह से उसे सिर पर एक पंच पड़ता है। वह दर्द से चिल्ला उठता है और बूढ़े से बोलता है कि वह उसका फोकस डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन चो कहता है कि कैंग पहले से ही फोकस नहीं कर रहा क्योंकि उसकी इनर एनर्जी के फ्लो से साफ पता चल रहा है कि वह परेशान है। कैंग ये देखकर शॉक्ड रह जाता है कि बूढ़ा उसकी परेशानी को सिर्फ उसके एनर्जी फ्लो से समझ गया। चो बताता है कि एनर्जी फ्लो बिल्कुल सांस लेने जैसा है। फिर चो कैंग से बोलता है कि उसके मन में जो भी है वह उसे फ्रीली शेयर कर सकता है क्योंकि वह उसकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी है। कैंग फिर बूढ़े से पूछता है कि क्या वह एक अच्छा इंसान लगता है या बुरा। चो बस इतना जवाब देता है कि अच्छा या बुरा करना उसके अपने हाथ में है, क्योंकि सिर्फ वही लोग इस बारे में सोचते हैं जिनको अच्छे और बुरे की समझ होती है। वह कैंग से बोलता है कि वॉर में हारने वाले हमेशा बुरे मान लिए जाते हैं क्योंकि वे मर चुके होते हैं और उन्हें अपनी साइड की स्टोरी बताने का चांस ही नहीं मिलता। चो बताता है कि अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता जब तक पावर न हो, क्योंकि जो लोग भी बिना पावर के गुड और ईवल की लड़ाई में घुसे सबकी जल्दी मौत हुई। अपना ज्ञान बांटने के बाद चो कैंग से पूछता है कि क्या यह हेल्पफुल था, और वह बोलता है कि हाँ। फिर चो कैंग से एक चॉकलेट बार लाने को कहता है। चो की आखिरी बात कैंग के दिल पर लगती है क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अच्छे या बुरे साइड में है। जब तक वह इस वॉर में इन्वॉल्व है, मरने का डर तो जरूर है। कैंग तो बस एक ऐसा आदमी है जो पैसा कमाना और अपनी जिंदगी एंजॉय करना चाहता है, लेकिन ये लाइफ उसके लिए बिल्कुल ऑपोजिट है। इसी वजह से कैंग सोरा को एक मीटिंग के लिए बुलाता है। सोरा शॉक्ड होती है कि कैंग इतनी जल्दी दूसरी मीटिंग के लिए बोल रहा है, जबकि उन्होंने ऑलरेडी प्लान किया था कि वे मंथ के एंड में मिलेंगे। कैंग सीरियस फेस के साथ सोरा से कहता है कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। वह सोरा से पूछता है कि क्या वह फ्रीली अंटास को छोड़ सकता है, लेकिन ये सुनते ही सोरा का रिएक्शन एकदम भयानक हो जाता है और वह फॉर्क लिए कैंग के सिर की तरफ बढ़ती है। रेस्टोरेंट में मौजूद सब लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वे तुरंत ये सोचने लगते हैं कि कैंग ने अपनी गर्लफ्रेंड को चीट किया है। कैंग ने ऑलरेडी खुद को एक भयंकर रिएक्शन के लिए रेडी किया हुआ था, लेकिन उसे नहीं पता था कि सोरा इतना आगे बढ़ जाएगी। सोरा फिर कैंग से उसकी बात का एक्सप्लेनेशन मांगती है।
कैंग वादा करता है कि वह एक्सप्लेन करेगा, लेकिन पहले रेस्टोरेंट से निकलने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि वहां पर पहले सबकी नजर उन पर है। कैंग कहता है कि उन्हें उसकी कार में जाना चाहिए क्योंकि उसके पास कुछ चीजें हैं जो वह सोरा को दिखाना चाहता है। थोड़ी देर बाद दोनों उसकी कार में बैठते हैं और इंचन की तरफ ड्राइव करने लगते हैं। सोरा पूछती है कि वे इंचन क्यों जा रहे हैं और कैंग कहता है कि उसे सोरा को कुछ दिखाना है क्योंकि सिर्फ बातें काफी नहीं होंगी। फॉर्क अभी भी कैंग की गर्दन पर होता है। सोरा साथ ही कैंग से उसकी कही बात की एक्सप्लेनेशन मांगती है। कैंग फिर बताता है कि उसने एंटास इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि नॉन हंटर स्कूल ग्रेजुएट्स के साथ बुरा होता था, लेकिन अब उसे लगता है कि चीजें बदलने लगी हैं। सोरा कैंग पर हंसती है और कहती है कि सब कुछ सिर्फ इसलिए नहीं बदल सकता क्योंकि उसने एक छोटी सी फाइट जीत ली है। कैंग कहता है कि वह 100% श्योर नहीं है, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल है। कैंग बोलता है कि वह एंटास को इन्वॉल्व किए बिना ही सब कुछ करना चाहता है क्योंकि एंटास का काम करने का तरीका थोड़ा एक्सट्रीम है। कैंग कहता है कि एंटास बहुत से ऐसे काम करता है जो कैंग नहीं चाहता, जैसे गुंडागर्दी और बिना सोचे ही लोगों को मारना। सोरा फिर बोलती है कि सारे टेरर अटैक्स एंटास के नहीं थे, कुछ अटैक्स को गवर्नमेंट ने उन पर डाल दिया। वह ये भी कहती है कि जो लोग भी मरे वे सब यही डिजर्व करते थे। कैंग उससे आर्ग्यू करता है कि कोई भी मरना डिजर्व नहीं करता। सोरा गुस्सा हो जाती है कि कैंग मिशंस के बारे में चिंता क्यों करता है जबकि वह खुद कोई मिशन नहीं कर रहा। कैंग मान लेता है कि उसे डर लगता है और वह सोरा से फॉर्क नीचे करने को कहता है। सोरा थोड़ा पीछे हट जाती है, लेकिन कैंग की नेक पर ऑलरेडी एक निशान बन चुका है। कैंग को पता है कि एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन वह इस सब के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। कैंग फिर सोरा से कहता है कि वह हंटर मैनेजमेंट एजेंसी के डेप्यूटी डायरेक्टर मिन यंगशॉक की डेथ के बारे में न्यूज चेक करे। पता चलता है कि मिन यंगशॉक ने 10 करोड़ से ज्यादा पैसे चुराए थे। कैंग मान लेता है कि वह आदमी मरने के लायक था, लेकिन उसे नहीं लगता कि उसके ड्राइवर और दूसरे 2 पैसेंजर्स जो ट्रक एक्सीडेंट में मरे वे मरने के लायक थे। ड्राइवर ने अपनी जिंदगी के शुरुआत में अपनी बीवी को खो दिया और वह अपनी बेटी के साथ अकेला रहता था। पता चलता है कि वह फुल टाइम एम्प्लॉई भी नहीं था, बस मैनेजमेंट एजेंसी का कॉन्ट्रैक्टेड ड्राइवर था और वह अपनी बेटी को इस दुनिया में अकेला छोड़कर मर गया। कैंग फिर सोरा से पूछता है कि क्या ड्राइवर मिन यंगशॉक के करप्शन में इन्वॉल्व था। सोरा शांति से जवाब देती है कि नहीं, वह नहीं था। नॉवेल में पता चलता है कि ड्राइवर की बेटी ली सोआ है और वह स्टोरी में अभी भी एक बड़ा रोल प्ले करेगी जब वह स्टोरी के हीरो से उलझ जाएगी। कैंग सोरा को याद दिलाता है कि मिन यंगशॉक के मरने के बाद कुछ लोगों ने एंटास की तारीफ की थी क्योंकि उन्होंने उसके काले धंधों को एक्सपोज किया, लेकिन ड्राइवर को बस साइड में दफन कर दिया गया। सोरा यह सुनकर शॉक्ड होती है और कहती है कि यहाँ कोई गलती हुई होगी क्योंकि रूल्स क्लियरली कहते हैं कि वे सिविलियंस को हाथ नहीं लगा सकते। कैंग यह सुनकर हंस पड़ता है और वह सोरा से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि ड्राइवर ही अकेला सिविलियन था जो सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वह एंटास के टारगेट के पास था। यह सुनकर सोरा का सिर दर्द और फ्रस्ट्रेशन से भर जाता है। वह इस बात का जवाब जानती है, पर उसने इसे इग्नोर किया था। कैंग खुश है कि उसने सोरा तक यह बात पहुंचा दी और उसे लगता है कि अब आगे का रास्ता शायद आसान होगा। अचानक सोरा बात बदल देती है और कैंग से पूछती है कि क्या उसे पता है कि उसने उसका प्रपोजल क्यों रिजेक्ट किया था। कैंग जवाब देता है कि अब यह बात करने का समय नहीं रहा, पर सोरा फॉर्क उसकी गर्दन पर वापस रख देती है और उसे अपनी बात सुनने पर फोर्स करती है। सोरा बताती है कि उसके दोनों पेरेंट्स 15 साल पहले एक बड़े पोर्टल एक्सीडेंट में मर गए थे, तब वह बहुत छोटी थी। कैंग यह सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि यह बात नॉवेल में नहीं थी और वह सोचता है कि यह जरूर एक साइड स्टोरी का हिस्सा होगा। कैंग मान लेता है कि सोरा ने बहुत बुरा समय देखा होगा, पर उसे अब भी नहीं समझ आता कि इसका उसके प्रपोजल रिजेक्ट करने से क्या कनेक्शन है। सोरा फॉर्क को और जोर से दबाती है, जिससे कैंग घबराकर माफी मांगता है और वादा करता है कि वह चुप रहेगा। सोरा बताती है कि उसके एरिया में जो पोर्टल्स खुले थे वे सबसे हाई रेटिंग वाले थे। 4 डी रैंक पोर्टल्स और 2 सी रैंक पोर्टल्स थे। ये वही एरिया था जिसको सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत थी और ये एसोसिएशन के करीब भी था, पर कोई भी हंटर उनकी मदद के लिए नहीं आया। लेकिन अमीरों के एरिया में जहाँ सिर्फ एफ रैंक पोर्टल्स खुले थे वहाँ दर्जनों हंटर्स भेजे गए। कैंग ये सुनकर शॉक्ड होता है क्योंकि स्टोरी में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, पर उसे नॉवेल में इसका जिक्र याद नहीं। सोरा फिर बताती है कि मीडिया ने इस इंसिडेंट को रिपोर्ट किया था। वे अमीर लोग जिन्होंने प्रोटेक्शन ली थी उन्होंने पैसे देकर बात को दबा दिया। सोरा कहती है कि अगर उसने खुद इस बात की जांच न की होती तो उसे कभी पता नहीं चलता। कैंग को अब समझ आता है कि सोरा शायद पहले हंटर स्कूल गई थी, पर यह इंसिडेंट उसका टर्निंग पॉइंट था और इस वजह से वह एंटास में शामिल हो गई। आंसुओं में डूबी सोरा कहती है कि वह बताना चाहती थी कि उसने कैंग का प्रपोजल क्यों रिजेक्ट किया, पर अब तक उसने सिर्फ अपने पेरेंट्स के बारे में बताया। फिर सोरा मान लेती है कि उसे असल में कैंग पसंद था, पर जब तक वह अपने पेरेंट्स को इंसाफ नहीं दिलाती वह अपने बदले के इमोशंस को साइड पर नहीं कर सकती। सोरा चाहती है कि कैंग उसका बदला पूरा होने के बाद उसे दोबारा प्रपोज करे। कैंग कार में अपना सिर पकड़ के सोचता है कि क्या कोई पेरेंट चाहेगा कि उनका बच्चा बदले के लिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करे। कैंग जानता है कि इस बॉडी का पहला वाला कैंग जरूर सोरा की बदले में मदद करता, पर अब वह एक बिल्कुल अलग इंसान है जिसका सोरा से कोई इमोशनल लगाव नहीं। कैंग जानता है कि नॉवेल पढ़ने की वजह से उसे फ्यूचर पता है और अगर वह यहाँ से चला जाए तो उसकी जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। कैंग सोच रहा है कि सोरा को छोड़कर अपनी जिंदगी एंजॉय करे, जब अचानक उसे पुराना कैंग अपने कंधे पर हाथ रखता हुआ फील होता है और वह हमारे हीरो से हेल्प मांगता है। कैंग इस बात में इतना खो जाता है कि वह एक कार से टकराने वाला होता है। तब सोरा उसका ध्यान वापस रोड पर लाती है। सोरा को लगता है कि कैंग फॉर्क के प्रेशर में है और वह वादा करती है कि वह फॉर्क नीचे रखेगी, पर कैंग अब भी उस चीज की वजह से शॉक में है जो उसने अभी अभी देखी।
और वह सोरा से पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसे किससे बदला लेना है। सोरा ये सवाल सुनकर शॉक हो जाती है और वह कैंग से पूछती है कि क्या उसने अपना डिसीजन बदल लिया, पर कैंग उसे कहता है कि बस उसके सवाल का जवाब दे। सोरा बताती है कि उस टाइम हंटर मैनेजमेंट एजेंसी का डायरेक्टर किम इन हक था, पर उसे यकीन है कि उसने अकेले ऑर्डर नहीं दिया होगा। कैंग सोरा को कहता है कि किम की पोजीशन अब उस समय से भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी होगी क्योंकि वह 15 साल पहले ही डायरेक्टर था। सोरा कैंग से पूछती है कि क्या वह अपना ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने का डिसीजन वापस ले रहा है, पर कैंग कहता है नहीं, वह अब भी छोड़ना चाहता है, पर वह सोरा की एक इंसान होने के नाते मदद करना चाहता है। सोरा कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि कैंग उसकी मदद कैसे करेगा जब यह काम आंटास के लिए भी मुश्किल है। किम ऐसा शख्स नहीं जिसको वे आसानी से पकड़ सकते हैं और कैंग सोरा को यकीन दिलाता है कि अभी यह मुश्किल हो सकता है पर बाद में आसान हो जाएगा। दरअसल किम अब कांग्रेसमैन बन चुका है और वह तब तक रैंक में ऊपर जाता रहेगा जब तक नॉवेल का हीरो उसे रोक नहीं देता। दूसरी तरफ सोरा अंटास के एजेंट के रूप में एक्सपोज हो जाती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। भले ही उसे मौत की सजा न मिली पर उसे उम्र कैद हो जाती है बिना पैरोल के। यह सब अब से 3 साल बाद की बात है। चूंकि कैंग को पहले से सब पता है, वह सोरा को कहता है कि अंटस बदला लेने में उसकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। सोरा जानना चाहती है कि कैंग को यह कैसे पता, पर कैंग कहता है कि वह तब तक उसे समझा नहीं सकता जब तक वह खुद देख न ले। कैंग फिर सोरा को एक ऑफर देता है। वह कहता है कि वह उसकी मदद करेगा लेकिन उसे अंटस छोड़कर होगा उसके साथ आना होगा। सोरा यह सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाती है और वह कैंग से कहती है कि अंटस के बिना बदला लेना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कैंग सोरा से आर्ग्यू करता है। उसे कहता है कि जब वे उस जगह पहुंचेंगे जहां वह उसे ले जा रहा है तब उसे सब समझ आ जाएगा। दरअसल वे अंटस के फंडिंग सोर्स की तरफ जा रहे हैं जहां वे ड्रग्स बेचते हैं। थोड़ी देर बाद वे एक जगह पहुंचते हैं जो एक साधारण सी कपड़े की शॉप जैसी लगती है। कैंग यहाँ पहली दफा आया है पर उसे पता है कि यह क्लोथिंग ब्रांड बस एक धोखा है और पीछे कुछ और ही चल रहा है। असल में यह शॉप एंटस चाइना का कोरिया में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर है। कांग दुकान के अटेंडेंट के पास जाता है और चाइनीज में बात करता है, पूछता है कि क्या यहाँ जेनेसिस मिलता है। अटेंडेंट अनजान बनने की एक्टिंग करता है पर कैंग उसे कहता है कि उसे सब पता है, वह उसे बस जेनेसिस बेच दे। अटेंडेंट धीरे से अपना हाथ टेबल के नीचे ले जाता है। वह अभी भी अनजान बनने का नाटक करता है। अटेंडेंट एक चाकू निकालता है और कैंग को चिल्लाकर कहता है कि यहाँ से निकल जाए, ये सिर्फ होलसेल का काम है। कैंग ये सुनकर स्माइल करता है और अटेंडेंट को बताता है कि उसे यह इन्फॉर्मेशन मेलिन से मिली है। कैंग उसका नाम पूछता है और उसे वार्न करता है कि मेलिन को बताएगा। अटेंडेंट यह सुनकर दंग रह जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कैंग को मेलिन के बारे में पता होगा। कैंग बताता है कि जब वह चाइना में था तब उसका मेलिन से काफी अच्छा कनेक्शन था और उसी ने उसे कोरिया के डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के बारे में बताया। ये सब एक झूठ था क्योंकि मेलिन अंटस चाइना के बॉस की बेटी है और वही कोरिया में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के चार्ज में है। कैंग एक निकम्मा इंसान है तो उसका मेलिन को जानना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यह बस उसका सच निकालने का लास्ट चांस था। कैंग अटेंडेंट को कहता है कि अगर उसे भरोसा नहीं तो वह मेलिन को कॉल करने के लिए रेडी है, पर इसके बाद उसके साथ जो भी होगा वह खुद उसका जिम्मेदार होगा। अटेंडेंट जल्दी से माफी मांगता है, कहता है कि उसे नहीं पता था कि कैंग इतना बड़ा आदमी है। फिर वह जल्दी से पीछे ड्रग्स लेने के लिए जाता है और कैंग उसे कहता है कि जितना हो सके उतना लाए। जब वह चला जाता है, सोरा कैंग से पूछती है कि वह उस बंडे के साथ चाइनीज में क्या बात कर रहा था। कैंग सोरा को बताता है कि वे ड्रग्स खरीदने आए हैं, पर उसे पता है कि सोरा उस पर यकीन नहीं करेगी जब तक वह खुद न देखे। कैंग उसे बताता है कि यह दुकान एंटस के लिए ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। सोरा यह सुनकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसे पहली बार पता चलता है कि एंटस ड्रग्स बनाता है। दरअसल एंटस तब पब्लिक में फेमस हुआ जब नॉवेल का हीरो सामने आया। एंटस कोरिया और एंटस चाइना के बीच प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर जल्दी ही झगड़ा शुरू हो जाएगा। फिर हीरो आता है और दोनों को खत्म कर देता है। कैंग सोरा को कहता है कि जब अटेंडेंट वापस आएगा तो वह उसे कोरियन में बात करने को कहेगा ताकि सोरा को यकीन हो जाए। थोड़ी देर बाद अटेंडेंट ढेर सारा ड्रग्स लेकर वापस आता है। कैंग को बताता है कि दुकान अभी अभी खुली है, इसलिए अभी ज्यादा ड्रग्स सप्लाई नहीं हुई है। जो ड्रग्स वह लाया है वे 1 मंथ की सेल के बराबर हैं, पर वह कैंग से रिक्वेस्ट करता है कि वह मेलिन के सामने उसकी तारीफ करे। कैंग उसे यकीन दिलाता है कि वह करेगा, पर सजेस्ट करता है कि वह कोरियन में बात करे। अटेंडेंट को सोरा के बारे में थोड़ी सी चिंता होती है, पर कैंग उसे कहता है कि कोई बात नहीं क्योंकि वह भी जेनेसिस के लिए पागल है। इससे सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। सोरा अपनी इज्जत बचाने के लिए थम्स अप देती है, पर इससे वह पागल लगती है। ये अटेंडेंट को यकीन दिलाने के लिए काफी है कि सोरा को ड्रग्स से ज्यादा हेल्प की जरूरत है। कैंग फिर अटेंडेंट से पूछता है कि सप्लाई का अगला बैच कब आएगा और अटेंडेंट बताता है कि कोरिया आने में थोड़ा समय लगेगा, पर अटेंडेंट कहता है कि कैंग के मेलिन के साथ कनेक्शन की वजह से शायद यह जल्दी आ जाए। सोरा फिर कैंग के कान में धीरे से पूछती है कि मेलिन रियल है या फेक आइडेंटिटी। कैंग उसे कहता है कि वह अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ नहीं आता अगर उसे पक्का पता न होता। कैंग जानता है कि मेलिन एक टॉप ऑफिसर है और सोरा का उसे जानना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अटेंडेंट फिर कैंग से पूछता है कि वह दी गई सप्लाई के लिए कैसे पेमेंट करना चाहेगा। कैंग पूछता है कि क्या वह कार्ड यूज कर सकता है, पर अटेंडेंट हंस पड़ता है, कहता है कि कार्ड का यूज करना मना है। वो कैंग से कहता है कि भाई मजाक बंद करो और कैश में पे करो। कैंग एक और ऑफर देता है, कहता है कि वह इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगा, पर अटेंडेंट इंस्टॉलमेंट्स लेने को तैयार नहीं है। अचानक कैंग अटेंडेंट के सिर पर एक जोरदार पंच मारता है। उसने अपनी सारी इंटरनल एनर्जी का फोकस अपने पंच में रखा था, जैसा कि बूढ़े ने उसे सिखाया था। दरअसल ये वाला वार दिमाग में एमनीजिया ला देता है।
अटेंडेंट बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और कैंग जानता है कि जब ये उठेगा तो इसे कुछ याद नहीं रहेगा, पर उसे कोई परवाह नहीं क्योंकि ये एक छोटा सा ड्रग डीलर है। कैंग फिर सोरा की तरफ मुड़ता है, पूछता है कि क्या अब वह उसकी बात पर यकीन करती है और साथ ही उसे कहता है कि अगर उसे अब भी कोई शक है तो वह सोचने के लिए टाइम ले सकती है। सोरा पूरी तरह दंग रह जाती है और वह कैंग से पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता है। कैंग बताता है कि उसने एसोसिएशन को सिर्फ सोरा के कहने पर ज्वाइन किया था, पर उसने खुद जांच शुरू की थी ताकि पता चले कि वह कैसी ग्रुप के साथ जुड़ रहा है। कैंग कहता है कि उसे चाइना में पता चला था कि अंटास ड्रग्स के धंधे में इन्वॉल्व है। कैंग फिर कहता है कि उन्हें शॉप से बाहर जाना चाहिए, पर वे ये सब कुछ जो अभी हुआ उस बेहोश बंदे पर डाल देंगे। कैंग का कोई इरादा नहीं था कि वह इस शॉप की रिपोर्ट पुलिस को करे, क्योंकि अंटास बस एक नए डीलर को रख लेगा और बिना कोई असर लिए कहीं और शॉप खोल लेगा। सोरा आखिर में कैंग से कहती है कि वह उसकी हर बात पर यकीन करती है, इस वजह से वह ऑर्गेनाइजेशन वालों को कैंग के रेजिग्नेशन के बारे में समझाएगी। वह कैंग को बताती है कि वह उनसे कहेगी कि कैंग उनके सोरा से रिलेशन के लिए उसके पीछे पड़ा था, इसलिए उसने कैंग को निकाल दिया। सोरा को यकीन है कि अगर वह ये बहाना बनाएगी तो कोई जांच नहीं होगी। भले ही कैंग को यह आइडिया पसंद नहीं, पर फिर भी वह मानता है कि यही बेस्ट वे है। अचानक कैंग को यह ख्याल आता है कि सोरा का अंटास छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, भले ही उसे उनके बुरे कामों का पता चल गया हो। सोरा फिर उसे याद दिलाती है कि वह एसोसिएशन में काफी समय से है और वह एक ऑफिसर जैसी है। वह पहले से ही बहुत कुछ जानती है और वे उसे ऐसे ही छोड़ने नहीं देंगे। कैंग आखिर में समझ जाता है कि सोरा क्या कह रही है। वह एसोसिएशन में नया है, जबकि सोरा उनकी रूट से जुड़ी हुई है। कैंग आर्ग्यू करना चाहता है, पर समझ जाता है कि अगर सोरा अंटास में नहीं रही तो फ्यूचर बदल सकता है। वह डिसाइड करता है कि सोरा को अंटास में रहने दे जब तक हीरो सारे विलेंस को एक्सपोज न कर दे। कैंग फिर सोरा से पूछता है कि क्या उसने अंटास के लिए किए गए मिशंस में कोई क्राइम किया है। सोरा कहती है नहीं, बताती है कि उसका काम बस टैलेंटेड स्टूडेंट्स को हायर करना है, लेकिन ये काम भी आसान नहीं, इसलिए उसने अब तक किसी को भी एनलिस्ट नहीं किया है। कैंग ये सुनकर अच्छा फील करता है और वह सोरा को कहता है कि उसके पास एक प्लान है। वह चाहता है कि सोरा एक डबल एजेंट बने। सोरा ये सुनकर दंग रह जाती है और कैंग उसे बताता है कि ये उसे बचाने का तरीका है अगर वे उसे आखिर में अकेला छोड़ दें। कैंग सोरा को कहता है कि वह एंटास के सीक्रेट कलेक्ट करेगी और पुलिस को देगी। जब बात एंटास के मिशंस की आएगी, वह बस छोटे मोटे मिशंस करेगी। डबल एजेंट बनने से उस पर कोई इल्जाम नहीं आएगा। सोरा फिर कहती है कि उसके पास पुलिस को देने के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर कैंग उसे बताता है कि छोटी सी जानकारी भी काम आ सकती है। वह सोरा को यकीन दिलाता है कि अगर वह मुश्किल में पड़ती है तो वह उसके लिए गवाही देगा। कैंग फिर कहता है कि सोरा को उस पर भरोसा करने में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर बात बिगड़ गई तो वह उसे छोड़ देगा। सोरा एक स्माइल के साथ कहती है कि यह साफ है कि कैंग उसे पसंद करता है। कैंग उसे घूरकर देखता है, कहता है कि वह जो चाहे सोच सकती है। कैंग फिर उसे कहता है कि वह अकेली सोल वापस जाए, क्योंकि उसे एक काम निपटाना है। ये सुनकर भी सोरा सोचती है कि कैंग बस सीरियस बनने का नाटक कर रहा है। सोरा को छोड़ने के बाद कैंग हिडन रेल्म में बूढ़े से मिलने जाता है। चो नोटिस करता है कि कैंग लेट आया और वह पूछता है कि क्या उसने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। कैंग हाँ कहता है और चो की एडवाइस के लिए उसे थैंक्स बोलता है। चो उसे बताता है कि उसे लेट आने की सजा मिलेगी, पर कैंग के पास पहले से ही बूढ़े के लिए कुछ प्लान किया हुआ है। वह कहता है कि वह चाइना टाउन से होता हुआ आया है और वह अपने साथ बैम्बू लीफ लेकर लाया है। फिर वह बूढ़े से कहता है कि अगर वह नहीं पीना चाहता तो कोई बात नहीं, वह वैसे भी अकेले ही पीने का प्लान कर रहा था। लेकिन बूढ़ा लिकर देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता और वह तुरंत सजेस्ट करता है कि वे आज के दिन रेस्ट कर लें। थोड़ी देर बाद वही गुस्से से भरा चो अब मजे से लिकर के साथ टोफू खा रहा होता है। वह कैंग की तारीफ करता है और पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वह सिचुआन से है। कैंग विश्वास नहीं कर पाता कि अभी थोड़ी देर पहले जो बूढ़ा उस पर बरस रहा था अब उसके दिए हुए लिकर के साथ एंजॉय कर रहा है। बूढ़ा फिर कहता है कि वह बस इसलिए परेशान था क्योंकि कैंग लेट आया था। चो कैंग से पूछता है कि उसने अचानक अपना इरादा क्यों बदल लिया। पहले वह ट्रेनिंग में ढीला था, पर अब और सख्त मेहनत करना चाहता है। इस दौरान चो खुद मजे में खाना खा रहा होता है। कैंग अपनी तलवार हवा में घुमाते हुए प्रैक्टिस कर रहा होता है। कैंग कहता है कि ये ड्रिंक बस बूढ़े की एडवाइस के लिए छोटा सा गिफ्ट था। कैंग दिल से ट्रेनिंग करने को तैयार है, क्योंकि उसे पता है कि सोरा की मदद करने का डिसीजन उसके पीछे बड़े बड़े लोगों को दौड़ाएगा। ये क्लियर है कि नॉवेल में कोई ऐसा पार्ट नहीं था जहां सोरा डबल एजेंट बन जाती है। कैंग जानता है कि वह अब इतना स्ट्रांग है कि एक ए रैंक हंटर से लड़ सकता है, पर उसे ये भी पता है कि अगर वह मेलिन जैसे हाई रैंकिंग अंटास ऑफिशियल के खिलाफ गया तो वह मारा जाएगा। कैंग स्माइल करता है जब उसे याद आता है कि वह बस एक बी रैंक सोर्ड्समैनशिप इंस्ट्रक्टर है जिसका लोगों की मदद करने से कोई लेना देना नहीं। दरअसल नॉवेल का हीरो सी यंग को गलती से एक मैनुअल मिल गया था, जिसके बाद वह कई ट्रेनिंग सेशंस और एलिक्सर के यूज से स्ट्रांग बनना था। दूसरी तरफ कैंग के लिए ये गुड लक था कि उसका डैंटियन एक सोर्ड ग्रैंड मास्टर ने खोला था। जब कैंग अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है, चो मजे से टोफू खा रहा होता है, उसकी तारीफ करते हुए कि ये कितना स्वादिष्ट है। क्योंकि चेयो एक बहुत पावरफुल सोर्ड्समैन है, कैंग सोचता है कि अगर उसे चो से रेगुलर ट्रेनिंग मिलती रहे तो वह अपना बचाव कर सकता है। तभी चो कैंग को बुलाता है, कहता है कि उसका रामेन खत्म हो गया है और उसे ये बहुत पसंद है। वह कैंग से और स्वादिष्ट खाने का सामान लाने को कहता है, पर इससे कैंग का दिमाग खराब हो रहा होता है। फिर भी वह अपना गुस्सा ठंडा रखता है, क्योंकि चो दुनिया का सबसे स्ट्रांग आदमी है। कैंग फिर चो से कहता है कि वह वापस आते वक्त उसकी पसंद का और सामान खरीद लेगा, पर बूढ़ा अपनी लिस्ट में और चीजें ऐड करता रहता है। कैंग हर चीज लाने को मान जाता है और अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है।
पर चो का खाना खाना उसे डिस्टर्ब करता रहता है। हर खुशबू उसकी नाक के पास से गुजरती है और जब वह और बर्दाश्त नहीं कर पाता वह बोल पड़ता है, बूढ़े से कहता है कि इतना खाना बंद करे। लेकिन बूढ़े को कोई परवाह नहीं। वह कैंग से पूछता है कि क्या वह भी उसके साथ खाना चाहता है। कैंग कहता है कि जरूर चो ने खाने को बहुत मिस किया होगा, इसलिए वह इतने मजे से खा रहा है। चो जल्दी ही कैंग के एटीट्यूड से गुस्सा हो जाता है और उसके सिर पर पंच मार देता है। चो कहता है कि सालों बाद उसकी टेस्ट की फीलिंग्स वापस आ रही हैं। चो मानता है कि उसे कैंग का इस तरह मोटिवेशन दिखाना पसंद है, पर उसे बताता है कि जल्दबाजी से भी काम खराब हो सकता है। कैंग उस पर चिल्लाकर कहता है कि वह उसकी ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड ही नहीं लगता। चो कैंग को बताता है कि वह उसे ट्रेन करने में अपना बेस्ट दे रहा है। बूढ़ा कहता है कि कैंग की किस्मत में कुछ बढ़िया लिखा है, पर वह जल्दी करके वहां नहीं पहुंच सकता। लेकिन कैंग को खुद में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखता, हालांकि वह 1 मंथ से ट्रेनिंग कर रहा है। चो आर्ग्यू करता है कि कैंग को फर्क इसलिए नहीं दिखता क्योंकि वह पहले से ही काफी अच्छा है। चो को यह बात ज्यादा शॉकिंग लगती है कि कैंग और स्ट्रांग होने के लिए इतना बेचैन नहीं है। कैंग बूढ़े को डांटता है, कहता है कि वह उसकी ट्रेनिंग से ज्यादा रामेन में इंटरेस्टेड है। कैंग मांग करता है कि अगर बूढ़ा उसे ठीक से नहीं सिखाना चाहता तो उसे कोई शॉर्टकट ही दे दे। इससे उसे बस सिर पर एक और पंच पड़ता है। चो उसे डांटता है कि उसने अभी अभी ट्रेनिंग शुरू की है और वह अभी से ही शॉर्टकट मांग रहा है। कैंग दर्द से बर्फ पर लौटने लगता है जब चो उससे पूछता है कि क्या वह इतना ज्यादा स्ट्रांग इसलिए होना चाहता है क्योंकि वह दुनिया जीतने का प्लान बना रहा है। कैंग बूढ़े को घूर के देखता है और बूढ़ा उसे दोबारा पंच मारने की धमकी देता है। चो कहता है कि मार्शल आर्ट्स जल्दबाजी से नहीं सीखी जाती। तभी कैंग चो के साथ मस्ती करने का सोचता है। वह चो से कहता है कि वह और रामेन नहीं खरीद सकता क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए हैं। चो दंग रह जाता है कि ये आदमी उसे धमकी दे रहा है। कैंग जवाब देता है कि वह धमकी नहीं दे रहा, बस रियल सिचुएशन बता रहा है। वह कहता है कि शायद उसे बूढ़े की पसंद वाला रामेन दोबारा नहीं मिल पाएगा। कैंग कहता है कि जो भी वह उसके लिए खरीद रहा है उसकी प्राइसेस बढ़ गई हैं और वह अब ये सब नहीं खरीद सकता। ये बात चो को दिल पर लगती है क्योंकि वह कैंग से मिलने वाला रामेन और स्वादिष्ट खाना खोने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। चो कैंग की धमकी में फंस जाता है और कहता है कि वह अब उसे दिल से ट्रेनिंग देगा और उसके लिए जो भी लाता है उसकी कदर करेगा। ये सुनकर कैंग कहता है कि वह भी कोशिश करेगा कि चो को उसकी पसंद का सामान मिले। चो फिर सजेस्ट करता है कि वे ट्रेनिंग जारी रखें, पर कैंग को वार्न करता है कि अगर हार्ड ट्रेनिंग से उसे कोई प्रॉब्लम हुई तो वह जिम्मेदार नहीं होगा। कैंग को कोई परवाह नहीं, उसे बस बेस्ट ट्रेनिंग चाहिए। अगले दिन कैंग को सोरा का टेक्स्ट आता है जिसमें वह कहती है कि सब कुछ सॉल्व हो गया है। कैंग ये सुनकर खुश होता है, पर साथ ही उसे फिक्र होती है कि उसके पुराने वर्जन ने शायद और भी प्रॉब्लम्स छोड़ दी है। फिर भी वह सोरा की मदद करने का प्लान बनाता है और अपनी बाकी जिंदगी आराम से जीने का सोचता है। तभी 2 बहनें जो ट्विन्स हैं उसके ऑफिस में आती हैं। कैंग शॉक हो जाता है और लड़कियों से पूछता है कि क्या वे लंच के लिए नहीं जा रही हैं। दोनों बताती हैं कि वे जा रही हैं, पर चाहती हैं कि कैंग भी उनके साथ लंच करे और फिर ऑडिटोरियम जाए। कैंग शॉक्ड होता है और सोचता है कि ऑडिटोरियम क्यों जाना है। लड़की फिर उसे याद दिलाती है कि सुबह असेंबली में वाइस प्रिंसिपल ने क्या कहा था। दरअसल कैंग का स्कूल के नए यूट्यूब चैनल के लिए इंटरव्यू है। कैंग को अब जाकर याद आता है कि लड़कियां सच बोल रही हैं, पर वह पूरे दिन इतना बिजी था कि भूल गया। चूंकि कैंग सबसे हैंडसम टीचर है, उसे फर्स्ट इंटरव्यू के लिए चुना गया। कैंग को ये इंटरव्यू बिल्कुल पसंद नहीं है और लड़कियां उसे बताती हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसे बोनस भी मिल सकता है। कैंग मानता है कि लड़कियां सही कह रही हैं। वे उसे एक नोट देती हैं जिसमें इंटरव्यू के क्वेश्चंस लिखे होते हैं। वे उसे कहती हैं कि वह इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देख ले। दरअसल स्कूल का प्रिंसिपल इंटरव्यू अपलोड होने से पहले सब कुछ खुद रिव्यू करेगा। इससे शो होता है कि ये कितना ऑफिशियल है। कैंग को सब कुछ बताने के बाद लड़कियां जाने के लिए मुड़ती हैं, पर जाने से पहले वे कैंग से कहती हैं कि एक और बात है जो उसे जानना चाहिए। दरअसल स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी इंटरव्यू में होगी। लड़कियां कहती हैं कि वे ज्यादातर इन्हीं क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे, पर प्रेसिडेंट की पर्सनैलिटी थोड़ी अजीब है और वह अचानक से कोई वियर्ड अनप्लान्ड सवाल पूछ सकती है। कैंग को किसी वियर्ड क्वेश्चन से डर नहीं, बस वे उसकी लव लाइफ के बारे में न पूछे। ट्विन्स उसे बताती हैं कि लव लाइफ के बारे में उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पर वे उसे कहती हैं कि अगर वह अनकंफर्टेबल फील करे तो एक सिग्नल दे दे ताकि वे वीडियो कट कर सकें। कैंग ये सुनकर खुश होता है और लड़कियों से कहता है कि उसके लिए ठीक से काम करें, क्योंकि उसे पता है कि काउंसिल प्रेसिडेंट्स कैसे होते हैं। वह अब क्यूरियस है कि ये स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कैसी होगी। दूसरी तरफ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कैंग से मिलने के लिए बेचैन है। दरअसल ये गवर्नमेंट का आइडिया था कि स्कूल्स के लिए यूट्यूब चैनल बनाया जाए, क्योंकि स्कूल के अंदर क्या हो रहा है इसे लेकर बहुत अफवाहें फैली थी। लेकिन ये पॉलिसी तुरंत हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं हुई और इसलिए पहला हंटर स्कूल इस प्रोग्राम का पायलट बना। चूंकि नॉवेल में इस आइडिया का कोई जिक्र नहीं था, कैंग ने सोचा था कि ये काम नहीं करेगा। उसे विश्वास नहीं होता कि उसकी किस्मत इतनी खराब है कि उसे पहला इंटरव्यू देना पड़ रहा है। कैंग जल्दी ही उस रूम में जाता है जहां रिकॉर्डिंग होने वाली है। वहां उसकी मुलाकात टेक्नोलॉजी टीचर मिन जीहे से होती है। मिन इंटरव्यू को एडिट करेगी और कैंग देख सकता है कि वह कितनी नर्वस है। कैंग उसे बताता है कि ये उसका भी पहला इंटरव्यू है, इसलिए वो भी काफी नर्वस है। कैंग मिन की तारीफ करता है कि उसे वीडियो एडिटिंग की नॉलेज है। मिन फिर बताती है कि उसे सच में एडिटिंग नहीं आती, पर प्रिंसिपल ने ये काम उस पर थोप दिया क्योंकि वह टेक टीचर है। मिन कहती है कि चूंकि उसे इस काम के लिए कोई पेमेंट नहीं मिल रही, वह बस जल्दी से काम निपटाकर घर जाना चाहता है। वह ये भी जानती है कि अगर वीडियो को ढेर सारे व्यूज मिले तो भी शायद उसे कोई बोनस नहीं मिलेगा। ट्विन्स फिर कैंग से कहती हैं कि कैमरा रेडी है और तभी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी वहां आ जाता है। कैंग प्रेसिडेंट को घूर के देखता है, जिसका नाम किम सेजुन है। इसी दौरान किम सेजुन कैंग को घूर रही है, यह देखकर कि वह कितना हैंडसम और टॉल है। कैंग भी किम के अपीयरेंस से इम्प्रेस्ड होता है क्योंकि वह एक कॉन्फिडेंट लड़की लगती है। वह सोचता है कि इतनी कमाल की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का नॉवेल में जिक्र क्यों
क्यों नहीं था। किम फिर कैंग के पास जाती है और उसकी तारीफ करती है कि वह कितना हैंडसम है। वह कहती है कि इस वीडियो को ऑब्वियसली पॉजिटिव रिव्यू मिलेगा, इसलिए वह कैंग के साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। कैंग किम के सोशल स्किल्स से पूरी तरह दंग रह जाता है, जो ट्विंस की बताई हुई पर्सनालिटी के बिल्कुल उलट है। थोड़ी देर बाद उन्होंने इंटरव्यू शूट किया और ये एक बड़ा सक्सेस था। लड़कियां चाहती थीं कि उन्हें कैंग के साथ और टाइम मिले, पर उन्हें पता है कि उनके पास उसे छोड़ने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। कैंग भी कहता है कि वह इंटरव्यू खत्म होने से थोड़ा उदास है, पर वह बताता है कि वह स्कूल से ओवर टाइम करने के लिए पेमेंट की रिक्वेस्ट करेगा। सब लड़कियां इस बात पे शॉक्ड हो जाती हैं, तो कैंग जल्दी से बात बदलता है, कहता है कि वह बस मजाक कर रहा था। दूसरी तरफ मिन कहती है कि वह तो पक्का ओवर टाइम पे के लिए बोलेगी। अचानक किम सेजुन कैंग से कहती है कि व्यूअर्स के लिए ये डिसअपॉइंटिंग होगा अगर इंटरव्यू वही खत्म हुआ जहां उन्होंने रोका। किम सेजुन फिर एक शॉकिंग रिक्वेस्ट करती है। वह कैंग से एक स्वॉर्ड फाइट मैच के लिए पूछती है। टेक टीचर इसे रोकने की कोशिश करती है और किम सेजुन को याद दिलाती है कि उसने इस रिक्वेस्ट के बारे में पहले कोई बात नहीं की थी। ट्विंस भी मानती हैं कि ये रिक्वेस्ट बहुत सडन है। कैंग को विश्वास नहीं होता कि सेजुन ने उसी समय ये रिक्वेस्ट कर दी जब वे सब कुछ रैप करने वाले थे। उसे अब समझ आता है कि शायद ये वही अजीब पर्सनालिटी है जिसका ट्विंस ने बताया था। एक ट्विन किम से कहने की कोशिश करती है कि उन्होंने टीचर कैंग को पहले से कुछ नहीं बताया, पर किम आर्ग्यू करती है कि चूंकि टीचर ने कहा कि वह इंटरव्यू के खत्म होने से खुश नहीं, वह बस व्यूअर्स को थोड़ा और दिखाने का तरीका ढूंढ रही थी। किम अचानक बोलने के लिए माफी मांगती है, पर बताती है कि उसे ऐसे बैटल्स बहुत पसंद है। चूंकि कैंग का सब्जेक्ट स्पोर्ट्समैनशिप है, किम को कोई प्रॉब्लम नहीं। कैंग मानता है कि किम सेजुन ये रिक्वेस्ट तलवार चलाने के अपने प्यार की वजह से ही कर रही है और उसकी कोई बुरी इंटेंशन नहीं है। ट्विंस सब कुछ बंद करने वाले होते हैं जब कैंग कहता है कि वह स्पारिंग के लिए तैयार है। ट्विंस उसे याद दिलाती हैं कि पहले से ऐसा कोई रिक्वेस्ट नहीं था, पर कैंग उन्हें कहता है कि उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वह जानना चाहता है कि क्या वहाँ सोर्ड्स हैं जो वे यूज कर सकते हैं। किम सेजुन जल्दी से बोलती है कि उसने ट्रेनिंग वाली स्टील सोर्ड्स लाई हैं जो वे यूज कर सकते हैं। ट्विंस ये सुनकर शॉक हो जाती हैं और पूछती हैं कि वह ये सोर्ड्स कब लाई। किम सेजुन बताती है कि उसने ये जस्ट इन केस लाई थी अगर कैंग हाँ बोल दे। कैंग दिल से जानता है कि वह खुद भी एक स्टूडेंट ही है, भले ही उसके पास तलवार चलाने की मसल मेमोरी है। जब वे स्पारिंग मैच के लिए प्रिपेयरिंग कर रहे होते हैं तो टेक टीचर पूरी तरह गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे अब और भी लेट होना पड़ेगा। वे ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जाते हैं और किम अपने आप को फाइट के लिए तैयार करती है। कैंग बिल्कुल भी नर्वस नहीं है क्योंकि उसे पता है कि जुंग के साथ फाइट के बाद वह काफी कॉन्फिडेंट हो गया है। इसके अलावा वह चो के साथ बिना रुके ट्रेनिंग कर रहा है। ट्रेनिंग सेशंस के दौरान उसे बूढ़े से ढेर सारी पिटाई भी मिली है। फिर भी कैंग अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करना चाहता क्योंकि किम सेजुन थर्ड ईयर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है, इसलिए वह उसे एक हंटर के लेवल पर देखता है। कैंग फिर किम सेजुन से कहता है कि वह उसे पहला मूव करने देगा। किम सेजुन खुशी से ये ऑफर एक्सेप्ट करती है और तेजी से कैंग की तरफ दौड़ती है। कैंग किम की स्पीड से इंप्रेस्ड होता है क्योंकि वह क्लियरली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से ज्यादा फास्ट है और एक यूनिक टेक्निक यूज कर रही है। कैंग ये देखकर शॉक्ड होता है कि ये लड़की मिडिल या डायगोनल स्लैश से अटैक नहीं कर रही बल्कि थ्रस्ट यूज कर रही है। कैंग समझ जाता है कि किम सेजुन अपने स्किल्स पर कॉन्फिडेंट है। कैंग आसानी से इस अटैक को रोक देता है और उसे ज्यादा शॉक तब लगता है जब किम हर दूसरे स्टूडेंट की तरह पैनिक नहीं करती। इसके बजाय किम एक अपवर्ड स्लैश ट्राई करती है, पर कैंग इसे भी इजीली रोक देता है। इसके बाद भी किम अपनी तलवार घुमाती रहती है ताकि वह टीचर को हरा सके, पर कैंग उसका हर वार रोक देता है। किम मजबूरन कैंग से पूछती है कि वह कब तक उसके अटैक्स रोकता रहेगा। दरअसल कैंग ने बूढ़े के साथ अपनी सख्त ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारी वार रोकने की टेक्निक्स सीखी है। बूढ़ा उस पर गुस्सा था क्योंकि कैंग ने उसका खाना छीनने की धमकी दी थी और उसने कैंग की खूब पिटाई की थी। इस वजह से कैंग किम के हर अटैक को रोक पा रहा है। कैंग के पास इतना टाइम भी है कि वह किम को लेक्चर दे। कहता है कि वह अपने अटैक्स पर इतना फोकस करती है कि उसकी बॉडी बहुत आगे झुक जाती है। किम फिर आर्ग्यू करती है कि उसने अभी टीचर को अपनी सारी स्किल्स नहीं दिखाई। वह कैंग पर बहुत जोर से वॉर करती है, पर कैंग उसके वॉर से इजीली बच के उसके पीछे आ जाता है और उसे कहता है कि वह बहुत वाइडली खड़ी है और आसानी से हार सकती है। कैंग को याद आता है कि कैसे चो उसे लेफ्ट राइट पीटता था जैसे उसका पैसा बनता हो। जितना वह बूढ़े के हाथों सफर करने की बात सोचता है उतना ही गुस्सा होता है। वह सोचता है कि उसका रामेन छीन ले, पर जल्दी ही समझ जाता है कि इससे चो और भी पागल हो जाएगा। कैंग फिर किम की एक और गलती पॉइंट आउट करता है। वह उसे कहता है कि वह अपने हाथों और बाजुओं में ज्यादा जोर लगा रही है जिससे वह जल्दी थक जाएगी। वह उसे समझाता है कि अपनी पूरी बॉडी यूज करके अपने अटैक्स को बेटर कर सकती है। जिस पल कैंग ये कहता है, किम अपना पूरा स्टाइल ही बदल लेती है। कैंग ये देखकर शॉक्ड रह जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि किम ने उसकी बात को इतनी जल्दी समझकर अपनी तलवार की ग्रिप एडजस्ट कर ली। कैंग पूरी तरह दंग रह जाता है, सोचता है कि क्या ये स्पेशल होना ही उसे बाकी स्टूडेंट्स से अलग करता है। कैंग फिर अपनी तलवार अपने लेफ्ट हाथ में पकड़ता है और किम सेजुन से कहता है कि अब वह उसके साथ सीरियस होने वाला है। इस दौरान टेक टीचर अभी भी गुस्सा है कि उसे अपने यूजुअल टाइम से ज्यादा लेट हो रहा है। जब कैंग अपना मूव करने वाला होता है, किम उसे रोक देती है। कैंग सरप्राइज्ड होता है और पूछता है कि क्या बात है, पर किम कहती है कुछ नहीं। वह कैंग से पूछती है कि क्या उसे माना यानी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करने में कोई ऐतराज है। वह वादा करती है कि वह अपने हथियार में माना नहीं डालेगी, पर कैंग बस इस बात से इंप्रेस्ड है कि किम को माना यूज करना भी आता है। किम सेजुन बताती है कि सेकंड ईयर के एंड से उन्हें पोर्टल साइट्स पर फील्ड ट्रेनिंग की परमिशन मिलती है। किम कहती है कि उसने अभी अभी माना यूज करना शुरू किया है। कैंग को वैसे भी किम की बात के बारे में पता है। ग्रेजुएशन से पहले स्टूडेंट्स लो लेवल पोर्टल्स विजिट करते हैं। यूजुअली उनके साथ एक टीचर होता है या कभी गवर्नमेंट की तरफ से एक हंटर भेजा जाता है।
कैंग बहुत इम्प्रेस्ड है कि किम थोड़ी सी ही सही मगर माना यूज कर सकती है। कैंग सोचता है कि शायद किम ने उसकी स्पीड में चेंज नोटिस किया जब वह मूव करने वाला था, इसलिए उसने माना यूज करने की रिक्वेस्ट की। ये बात कैंग में और भी क्यूरियोसिटी जगाती है कि किम कितनी स्किल्ड कैसे है। कैंग फिर किम से कहता है कि वह माना यूज कर सकती है। किम खुश होती है कि उसे आखिर माना यूज करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि जुंग के साथ ट्रेनिंग में उसे ये मौका नहीं मिला था। किम इस सेशन को माना को फील करने और हैंडल करने का अपना बेस्ट चांस समझती है। किम पहले से भी ज्यादा स्पीड के साथ कैंग की तरफ दौड़ती है। कैंग उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, पर उसे एहसास होता है कि बिना किसी इंटरनल एनर्जी के उसके अटैक को ब्लॉक करने से उसका हाथ सुन्न हो गया है। कैंग और भी हैरान होता है कि किम ने अपने हथियार में माना नहीं डाला, बल्कि बस अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उससे यूज किया। कैंग को अपनी जगह से हटना पड़ता है और वह इस बात से काफी इम्प्रेस्ड है कि किम बेसिक ट्रेनिंग से इतनी स्ट्रांग हो गई। दरअसल जब मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं तो बॉडी अपने आप माना एब्जॉर्ब करती है, लेकिन माना बढ़ता नहीं रहता, क्योंकि हर किसी की अपनी टैलेंट लेवल के हिसाब से एक लिमिट होती है जहां माना एक्यूमुलेट होना बंद हो जाता है। कैंग ने चो से सीखा था कि माना बस रॉ अनरिफाइंड इंटरनल एनर्जी है, और इस वजह से कैंग ने अपनी बॉडी में जो भी माना था उसे इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया था। वह अब माना यूज नहीं कर सकता, पर जो उसके पास है वह ज्यादा यूजफुल है। चूंकि वह एक टीचर है और उसे अपना प्राइड रखना है, कैंग डिसाइड करता है कि वह किम के खिलाफ माना यूज नहीं करेगा। कैंग उसके अटैक्स ब्लॉक करता रहता है जब तक उसे किम का रिदम समझ नहीं आता। दरअसल हंटर स्टाइल स्वॉर्ड्समैनशिप बहुत डायरेक्ट होती है। ये इसलिए है क्योंकि वे ज्यादातर ऐसे मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं जिनके पास दिमाग नहीं होता। इस वजह से लो रैंक्ड हंटर्स उन मॉन्स्टर्स से हार जाते हैं जो अपना दिमाग यूज करते हैं। जैसे कैंग ने सोचा था, किम सेजुन हर स्ट्राइक के साथ थकती जाती है और धीमी पड़ने लगती है। कैंग अब किम का अगला मूव आसानी से गेस कर सकता है, जो एक डायगोनल स्लैश है, लेकिन किम लास्ट मिनट में अपना स्टाइल बदल देती है। वह रिवर्स ग्रिप के साथ एक थ्रस्ट ट्राई करती है। कैंग उसकी इस अनोखी टेक्निक की तारीफ करता है, पर वह आसानी से इस अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिससे किम लड़खड़ा जाती है। वह किम से कहता है कि वह इतना पास थी कि उसका अटैक इफेक्टिवली काम नहीं कर पाया। किम अपना बैलेंस खो देती है और जमीन पर गिर जाती है। उसके वापस उठने का कोई चांस ही नहीं था। ये देखकर ट्विंस और टीचर शॉक हो जाते हैं। किम की टांग जमीन पर लगने से लाल हो जाती है और कैंग अपनी तलवार उसकी गर्दन के पास रखता है ताकि वह ऑफिशियली हार मान ले। कैंग नोटिस करता है कि किम सेजुन मैच हारने से काफी अपसेट है, जो दिखाता है कि वह कितनी कॉम्पिटिटिव है। कांग फिर उसे कहता है कि वह मैच में सचमुच बहुत अच्छे से लड़ी है, जिससे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनना डिजर्व करती थी। कैंग उसे बताता है कि उसकी स्किल्स का सिर्फ एक डाउनसाइड है कि उसकी टेक्निक रेपिटेटिव है। कैंग मानता है कि माना यूज करके उसने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा ली, पर वह उसे कहता है कि सिर्फ इस पर डिपेंड न करे। वह उसे अपनी तलवार टेक्निक्स मिक्स करने की एडवाइस देता है। कैंग फिर उसे उठने में हेल्प करता है और किम उसकी हेल्प और एडवाइस के लिए थैंक्स बोलती है। एक ट्विन नोटिस करती है कि टेक टीचर सचमुच बहुत गुस्सा है, और जब वह उससे प्रॉब्लम पूछती है, वह बताती है कि ये वीडियो पक्का वायरल हो जाएगा। वीडियो अपलोड होने के एक वीक बाद कैंग की जिंदगी और भी स्ट्रेसफुल हो जाती है। कैंग खुद को अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑटोग्राफ साइन करते हुए पाता है। वह उन्हें कहता है कि उसके पास कोई सिग्नेचर नहीं है, पर वे उसे दी हुई नोट पर कुछ भी लिखने को कहते हैं। दरअसल अपलोड किया गया वीडियो पूरा वायरल हो गया है। कैंग को ढेर सारे ऑटोग्राफ साइन करने पड़ते हैं, तब जाकर वह अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाई शुरू करवा पाता है। कैंग गुस्सा है कि वीडियो तो सच में वायरल हो गई, पर उसे इसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। वीडियो ने स्कूल चैनल को 25,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स दिलाए और वीडियो के 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। कैंग को अब समझ आता है कि इंटरनेट एक वाइल्ड जगह है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं या देख चुके हैं, उन्हें ये बहुत पसंद आया। कैंग और किम की फाइट देखकर कुछ लोगों को लगा कि ये 2 वर्ल्ड क्लास हंटर्स के बीच लड़ाई थी। वे इस बात से दंग रह गए कि कैंग ने फाइट में माना यूज नहीं किया और फिर भी वह किम को इक्वली टक्कर दे पाया। दरअसल किम सेजुन एक बड़ी डील है, क्योंकि वह 2 बार की मार्शल आर्ट्स चैंपियन है। लोग पहले से ही बोल रहे थे कि ग्रेजुएशन के बाद उसे ए रैंक मिलेगा। दूसरी तरफ कैंग एक ऐसा आदमी है जिसके बारे में किसी ने पहले नहीं सुना। इसने व्यूअर्स में एकदम टेंशन और क्यूरियोसिटी पैदा कर दी। अलग अलग क्वेश्चंस उभरने लगे कि ये आदमी कौन है और कहां से आया। कैंग ये देखकर शॉक हो जाता है कि इंटरनेट उसकी वजह से कितना पागल हो रहा है। चूंकि किम सेजुन इतनी बड़ी डील है, कैंग सोचता है कि उसका नाम नॉवेल में क्यों नहीं था। भले ही हीरो हंटर स्कूल छोड़ देता है, किम सेजुन का कहीं जिक्र नहीं था। कैंग अपने ख्यालों में खोया हुआ है जब पार्क उसे छेड़ने के लिए आता है। वह उसे यूट्यूब स्टार बुलाता है और कहता है कि अपना एम्बेरेस्ड चेहरा छोड़ दे, क्योंकि वह अब फेमस हो चुका है। पार्क उसे एक ड्रिंक देता है और कैंग मानता है कि शुरू में उसे ये सब पसंद आया, पर अब ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। पार्क दूसरी तरफ सोचता है कि कैंग बहुत लो की आदमी है और वह उसे कहता है कि अपनी फेम का फायदा उठाए। कैंग को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि वह बस एक शांत जिंदगी जीना चाहता है। तभी पार्क कैंग को बताता है कि वाइस प्रिंसिपल उसे बुला रहा है। कैंग ये सुनकर शॉक हो जाता है और पूछता है कि वाइस प्रिंसिपल उसे क्यों बुला रहा है, पर पार्क कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं। वह गेस करता है कि शायद वाइस प्रिंसिपल उसे बोनस देने के मूड में है। बोनस का सुनते ही कैंग एक्साइटेड हो जाता है और वाइस प्रिंसिपल से मिलने के लिए तुरंत खड़ा हो जाता है। पार्क उसे कहता है कि अगर बोनस मिला तो उसे उन्हें ट्रीट देनी पड़ेगी। ऑफिस जाते वक्त कैंग सोचता है कि वाइस प्रिंसिपल उसे प्राइवेटली क्यों बुला रहा है। उसे ये वियर्ड लगता है, क्योंकि ऐसे मीटिंग्स यूजुअली पब्लिक में होते हैं। वो वाइस प्रिंसिपल के बुलाने से चिंता में आ जाता है, क्योंकि वह फर्स्ट हंटर स्कूल के सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर्स में आता है। दरअसल वह देश के 10 एस रैंक हंटर्स में से एक है और उसका नाम किम मंडोंग है। कैंग ऑफिस में एंटर होता है, जहां किम मंडोंग एक माफिया बॉस की तरह बैठा होता है। वह कैंग का रूम में स्वागत करता है। कैंग उसकी ओवरवेलमिंग प्रेजेंस से पूरा दंग रह जाता है और उसे ग्रीट करने के लिए अपना सिर झुकाता है।
किम पूछता है कि क्या वह चाय पिएगा, पर कैंग मना करता है, कहता है कि उसे जल्दी क्लास के लिए जाना है। वाइस प्रिंसिपल उसकी बात को समझता है और कहता है कि वह उसका ज्यादा समय नहीं लेगा। वह एक बैग की तरफ इशारा करता है और कैंग से कहता है कि उसमें जो भी है वह उसके लिए है। कैंग बैग में पड़ी ढेर सारी चिट्ठियों को देखकर शॉक हो जाता है। कैंग नर्वस स्माइल के साथ पूछता है कि क्या ये चिट्ठियां उसके फैंस की हैं। किम उसका सरप्राइज खराब नहीं करता और कहता है कि एक चिट्ठी खोलकर खुद ही देख ले कि उनमें क्या है। दरअसल बहुत सारे लोग किम सेजुन के लड़ी गई उसकी फाइट से इंप्रेस्ड हुए हैं। इसमें दूसरे स्कूल्स और टॉप गिल्ड्स के फुल टाइम हंटर्स भी इंक्लूडेड हैं। वीडियो स्कूल को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था, पर कैंग ने किसी तरह इसे बहुत वायरल बना दिया। कैंग एक चिट्ठी खोलता है और ये हवारंग गिल्ड का ड्यूएल यानी सोर्ड फाइट चैलेंज लेटर निकलता है। वे बताते हैं कि वे प्रेसिडेंट के खिलाफ कैंग की परफॉर्मेंस से इंप्रेस्ड हैं और उसे ड्यूएल के लिए जगह और टाइम चुनने को कहते हैं। ये बेसिकली एक रिस्पेक्ट और ऑनर का लेटर है, पर साथ में एक चेतावनी भी है। वाइस प्रिंसिपल बताता है कि गिल्ड्स कैंग से ड्यूएल करना ज्यादा पसंद करेंगे बजाय कमर्शियल एड्स के लिए पैसा वेस्ट करने के। कैंग ये सब कुछ देखकर दंग रह जाता है क्योंकि उसे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वाइस प्रिंसिपल बताता है कि बैग में 932 चिट्ठियां हैं और ये सब बेसिकली चैलेंज लेटर्स हैं। कैंग चैलेंज लेटर्स के नंबर से शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत किया। किम उसे बताता है कि उसने कुछ नहीं किया, बस सब लोग उसके फेमस होने का फायदा उठाना चाहते हैं। वह कहता है कि कैंग का रेगुलर स्कूल से होना इसे और इंटरेस्टिंग बना देता है। कैंग शॉक हो जाता है और सोचता है कि उन्हें उसके रेगुलर स्कूल से होने का कैसे पता चला। वाइस प्रिंसिपल बताता है कि स्कूल में ज्यादातर लोग उसे पसंद नहीं करते और शायद किसी ने उसका बैकग्राउंड लीक कर दिया। लेकिन किम के लिए असली प्रॉब्लम यह है कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों का गुस्सा बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। दरअसल लोग अक्यूज कर रहे हैं कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ने कैंग को हल्के में लिया था। इस वजह से लोग किम के बारे में बहुत बातें कर रहे हैं। ये सुनकर कैंग को अंदाजा होता है कि किम सेजुन क्या झेल रही है, क्योंकि अपनी पास्ट लाइफ में वह भी अपने ट्रैश वेब नॉवेल्स के लिए हमेशा सबकी बातें सुनता था। कैंग खुद को ब्लेम करता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ, क्योंकि अगर वह इंटरव्यू को सिंपल रखता तो ये सब ना होता। वाइस प्रिंसिपल फिर बताता है कि चैनल बंद हो रहा है क्योंकि ये अच्छे काम के लिए बनाया गया था, पर अब ये फायदे से ज्यादा नुकसान दे रहा है। किम फिर कैंग से पूछता है कि इस प्रॉब्लम के लिए उसके पास क्या प्लान है, और कैंग कहता है कि वह लोगों के डाउट्स क्लियर करना चाहता है। वाइस प्रिंसिपल उससे पूछता है कि वह ये कैसे करेगा, और वह बताता है कि उसका प्लान है एक हंटर का चैलेंज लेटर एक्सेप्ट करना। वह सबसे पॉपुलर वाला लेटर चुनना चाहता है और उस चैलेंजर को पूरी तरह हरा देना चाहता है। किम हैरान होता है कि कैंग इस बात पर इतना कॉन्फिडेंट है और उसे याद दिलाता है कि कुछ चैलेंजर्स ए रैंक हंटर्स हैं। हार मानने के बजाय कैंग कहता है कि वह ए रैंक हंटर्स को अकेला हराने का चांस पूरी तरह एंजॉय करेगा। वाइस प्रिंसिपल इजीली समझ जाता है कि कैंग एक स्ट्रॉन्ग बंडे को हराकर बाकी सबको पीछे हटाना चाहता है। कैंग वाइस प्रिंसिपल की बात कंफर्म करता है और कहता है कि वह ये इसलिए कर रहा है क्योंकि वह हर चैलेंजर